क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल जैसा कि पता है कि कल नेटवर्क इशू की वजह से और कुछ कारणों की वजह से क्लास नहीं हो पाया था। कल हम लोग क्लास नहीं ले पाए थे, कोशिश तो किए थे पर नहीं हो पाया था। आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के यहाँ पे टोटल 2 एग्जामिनेशन लिया गया है। पहला एग्जाम में कुछ टेक्निकल इशू के कारण ऑप्शंस में कुछ उल्टा पुल्टा टिक आउट हो गया था, तो उसको देखते हुए हम लोग क्या किए, सेकंड एग्जाम कंडक्ट कर दिए थे, मतलब पार्ट 2 उसका हो गया था, और दोनों में बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा। पहला जो एग्जाम हुआ था, फर्स्ट एग्जाम जो आप लोग दिए थे 13 जुलाई को था, आपको शायद डेट याद होगा। 13 जुलाई को जो एग्जाम आप लोग दिए थे, उसमें पूरा का पूरा 20 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, यानी 1 to 3 रैंक को मिलेगा आपका 100 रुपीज का, ठीक है। और आपका 4 to जो आपके बच्चे थे 4 to कितना 4 to 20 स्टूडेंट को मिलेगा 50 रुपीज का। और जो मैंने कल एग्जाम लिया था 14 जुलाई वाला, तो 14 जुलाई को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें केवल 10 बच्चों को स्कॉलरशिप, एक्स्ट्रा 10 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा, और अमाउंट कितना होगा 50 रुपीज ईच। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए वाला, तो ये रहेगा आपका स्पेशली। तो आप लोग का जो रिकॉर्ड है वो मैं भेज दिया हूँ, किन किन बच्चों को स्कॉलरशिप का लाभ मिला है वो सारे आप लोग देख लिए होंगे। और ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चंस में थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से ऑप्शंस में इधर उधर हुआ था, दैट्स व्हाई ऐसा करना पड़ा। आगे से इस चीज का ध्यान में रखा जाए कि ऐसा प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते, देर ना करते हुए अपना टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक को, सेशंस को देखते हैं कि क्या है। बाबू, आप लोग को जो सवाल था 13 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था 20 मार्क्स का, उसमें आप देख पा रहे होंगे, तो स्क्रीन में ही सवाल था। इस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, सारी चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। फिर से एक बार देखते हैं, कल तो ऑलरेडी कुछ सवालों को डिस्कशन किए थे, लेकिन फिर से आज देख लेते हैं। सरफेस पर बैठाया गया मुख्य पंखा शाफ्ट या इंक्लाइन के मुख्य से कितनी दूरी पर होता है। अच्छा, एक बात और, आप लोग सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपना यूजर आईडी में अपना यूजर आईडी को अपना नाम के आगे जरूर लगाएं, और यूजर जहां पर आपका यूजर नेम लिखना हो तो वहां पे अपना मोबाइल नंबर लगाएं। यूजर नेम में मोबाइल नंबर बहुत लोग नहीं लगाया है, उससे दिक्कत एक थोड़ा सा तो हो रहा है। तो अगर यूजर नेम में अगर आप लोग मोबाइल नंबर लिखेंगे अपना, तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इस टॉपिक पे आते हैं। सरफेस पर बैठाया गया मुख्य पंखा शाफ्ट या इंक्लाइन के मुख से किसी भी बिंदु पर कितनी दूरी पर होगा। तो वो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जो सरफेस पर बैठाया गया मुख्य पंखा, मतलब एमएमबी का बात किया जा रहा है ना, एमएमबी। तो जो एमएमबी फैन होता है, वो एमएमबी फैन को हम लोग जो बैठाते हैं, मान लीजिए आपका 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 शाफ्ट है, तो आपका शाफ्ट में बैठाते हैं एमएमबी, तो वो मुख्य पंखा कितना मीटर के दूरी पर हो। तो इसका आंसर बहुत सिंपल था, हम लोग कल भी देखे, इसका क्या हो जाएगा, नॉट लेस देन 10 मीटर, 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम इसको 10 मीटर दूरी पर हम लोग बैठाएंगे, क्या होगा इसका आंसर, नॉट लेस देन 10 मीटर, यानी 10 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको अगर चाहे तो अपना नोटबुक में भी आप लिख सकते हैं कि जो सेट का नंबर लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए, और उसके साथ आप लिख लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इन फ्यूचर आपका ये हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, पर्पस ऑफ ऑक्सिलरी फैन। ये सवाल गलत हो गया था, है ना, यही सवाल में प्रॉब्लम हुई थी थोड़ा सा। तो ऑक्सिलरी फैन, ऑक्सिलरी फैन का जो है ना कि पर्पस क्या है, पर्पस क्या होता है ऑक्सिलरी फैन का। इसका मेन पर्पस होता है टू वेंटिलेट द वन और मोर पैनल, टू वेंटिलेट वन और मोर डिस्ट्रिक्ट, टू वेंटिलेट वन और मोर फेस। इसका तो फेस को ही वेंटिलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो टू वेंटिलेट वन और मोर फेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो नॉर्मली डेफिनेशन का पार्ट है, तो उसको वेंटिलेट करने के लिए हम लोग वन और मोर फेस को वेंटिलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, सी वाला हो जाएगा, माफ कीजिए, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग तीसरा सवाल को देखते हैं, है ना। तीसरा सवाल ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए क्या लिखा हुआ है। तीसरा सवाल में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है आपका, बोला वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के इनटेक एयर में इनफेमेबल गैस कितना से अधिक नहीं हो। देखो यहाँ पे सवाल में एक देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे इनटेक एयर लिखा है ना, इनटेक एयर। अगर ये रिटर्न होता ना, रिटर्न, तो क्या होता, तब हम लोग उसके बारे में सोचते हैं क्या कि आपका क्या बोलता है 0.75, लेकिन इनटेक साफ साफ बोल दिया तो 1.25 होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। कुछ बच्चे ने कहा था कमेंट की सर 3 नंबर भी सवाल गलत है। बाबू 3 नंबर सवाल गलत नहीं है, आप लोग इसको गलत पढ़ रहे थे, है ना। तो यहाँ पे क्या इनटेक एयर है, यानी जनरल बॉडी का यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो जनरल बॉडी ऑफ इनटेक एयर कहीं पर भी माइंस में डिस्ट्रिक्ट रिटर्न, जनरल बॉडी ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्न एयरवे को छोड़कर कहीं पर भी 1.25 होता है, तो इनटेक एयर में भी 1.25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब 4 पे बात करते हैं हम लोग, 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर पे हम लोग बात करते हैं, है ना, 4 नंबर पे हम लोग बात करते हैं। देर क्या हो गया, एक मिनट रुक जाए, थोड़ा सा इसको फिक्स कर देता हूँ, बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है यार ये ना, ये हो रहा है, रुको फिर से मार्क कर देता हूँ। यानी ऑप्शन ए का हो गया सी, 2 का हो गया सी, इसको लॉक करना होगा यहाँ से।
ठीक है, 1 का सी हो गया, 2 का सी हो गया। अब 3 नंबर पे देखते हैं, बोला है वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट इनटेक वाला तो हो गया, वाला 1.25 भी हो गया। अब नेक्स्ट फुल फॉर्म ऑफ एमएमवी। एमएमवी का फुल फॉर्म बहुत सिंपल है, मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर, तो ये तो बताने वाला बात ही नहीं है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ एयर शुड बी पास थ्रू द लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन, तो 6 मीटर क्यूब पर मैन पर मिनट इन लार्जेस्ट शिप, 2.5 मीटर क्यूब पर टन डेली कोल प्रोडक्शन के हिसाब से। विच वन इज मोर, तो ये तो बहुत सिंपल है, विच वन इज मोर दोनों में जो होता है, यहाँ पे ए और बी ऑप्शन भी दिया हुआ है कि दोनों में ज्यादा उतना हवा भेजना है, ना तो ए भेजना ना बी भेजना है, दोनों में ज्यादा उतना हवा भेजना है। अब नेक्स्ट 6 नंबर से बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। बोला हर वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में कितने इनटेक रास्ते रखे जाएंगे, जिनमें से एक रास्ता ट्रेवलिंग रोडवे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। तो कम से कम 2 रास्ता रखना होता है, 2 रास्ता हम लोग रखते हैं, आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। बोला है विच फैन इज यूज, है ना, विच फैन इज यूज टू वेंटिलेट 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट, तो 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेट करने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग बूस्टर पंखा का इस्तेमाल करते हैं, बूस्टर फैन इस्तेमाल होता है ना। द कोल सिम नियर टू द सरफेस इज नोन एज, हाँ ये वाला ऑप्शन सच में गलत हुआ था। इसका आंसर क्या होना चाहिए, आउटक्रॉप होना चाहिए ना, इसका बॉक्स का टिक मार दिए थे, इसका आउटक्रॉप, ये मेरे से गलती हुआ था बाबू। हम इसको पढ़े भी थे, लेकिन गलती से ना क्वेश्चन सेटअप करते समय मेरे से गलती से बॉक्स कट हो गया था, मैंने बॉक्स कट पढ़ के बॉक्स कट में टिक मार दिया था, ये हुआ था मेरे से गलती। Whose permission is required to start, stop, remove, restart and replace of the MMB and the booster fan, तो booster fan और MMB का इस्तेमाल करने के लिए कौन स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया था, बाय मैनेजर। इसका तो बहुत सिंपल है, ये तो पढ़ाई भी थे। इन एवरी बिलो ग्राउंड वर्किंग हाउ मेनी पावर सोर्स टू द MMB shall be provided, MMB को कम से कम 2 पावर सोर्स चाहिए, यानी पंखा किसी भी हालत में आपको बंद नहीं होना चाहिए, वो हमेशा चलता हुआ रहना चाहिए। तो MMB में कितना पावर सोर्स चाहिए, कम से कम 2, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 11 नंबर सवाल है। बोला है ये आपका पार्ट 1 है ना, 13 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। बोला सेकंड एंड द फाइनल नोटिस फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशंस ऑफ पीएमई और आईएमई, तो सेकंड एंड फाइनल नोटिस हम लोग जानते हैं कि पहला नोटिस एम में होता है, दूसरा नोटिस एन में होता है, तो एन वाला ही जवाब देना है, तो एन वाला ही हो जाएगा, एन बिफोर 10 डेज होगा। हाउ मेनी डोर शैल बी रिकमेंडेड बाय, तो 3 डोर इन खास का जोड़ा, झांझरा, चित्रा, न्यू केंदा में बोला गया था ना, तो न्यू केंदा होगा 3 डोर, न्यू केंदा में रिवर्सिबल वेंटिलेशन अरेंजमेंट और 3 डोर का रिकमेंडेशन किया गया था। हाउ मच क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एयर क्रॉसिंग, एयर क्रॉसिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, तो 9.3 स्क्वायर मीटर 100। देखो यहाँ पर ना स्क्वायर है, गलती से ना एसपी लिखा गया, वो एसपी एसक्यू जो आप लोग देख रहे हो ना, सो डोंट बी कंफ्यूज, वो मिसप्रिंट हुआ है ना, पी और क्यू में मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे क्या है एसक्यू है, स्क्वायर फीट और बोथ, तो इसका क्या होगा बोथ आंसर हो जाएगा, है ना, ये बोथ हो जाएगा। ये नॉर्मल हर एक बच्चा समझेगा कि यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है ऐसा, तो इसलिए ये होगा। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द आइसोलेशन स्टॉपिंग, आइसोलेशन स्टॉपिंग में थिकनेस देखो 1 मीटर, आरसी से 0.6 मीटर। देखो वो आरसीसी, ये ना एक तरह का बिरयानी टेस्ट का सवाल था, जब हम लोग आरसीसी बनाते हैं ना उसमें मिनिमम कितना होता है बताओ, आरसीसी में मिनिमम 0.5 मीटर बोला है, तो 0.6 मीटर बनाएगा तो क्या खराबी है, बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। कम से कम 0.5 है, कम से कम, यानी मिनिमम 0.5 बोला है, तो मैक्सिमम तो हम कुछ भी बना सकते हैं, 0.6 तो होगा ही होगा, ये भी होगा, इसका मतलब क्या होगा बोथ आंसर इज द करेक्ट, इसलिए बोथ में मारना था, ठीक है ना, इसमें क्या मारना था आप लोगों को, द करेक्ट आंसर इज बोथ, क्योंकि 0.5 पॉसिबल है तो 0.6 क्यों नहीं पॉसिबल है, इसका क्या हो जाएगा बोथ हो जाएगा ना, बोथ हो जाएगा, इसमें क्या होगा बोथ आंसर होगा, बोथ में टिक मारना था। द वेंटिलेशन स्टॉपिंग शैल बी एग्जामिन वंस इन, द वेंटिलेशन स्टॉपिंग्स को हम लोग 14 डेज में एक बार करके जांच करते, तो ये 14 डेज का ऑप्शन होगा, 15 नंबर सवाल का जो 14 डेज होगा, ये तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस नॉट एक्सीड एट इनटेक साइड ऑफ ऑक्सिलरी फैन, तो इनटेक साइड ऑक्सिलरी फैन और रिटर्न साइड दो बोला गया था, तो इनटेक साइड में कितना होना चाहिए और रिटर्न साइड में कितना होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इनटेक साइड में कम रहता है और रिटर्न में ज्यादा रहता है, तो इसका क्या होगा बी हो जाएगा, है ना, बी 0.3% होना चाहिए। नेक्स्ट, फ्रॉम हाउ मेनी डिस्टेंस, ठीक है, एनी रिवर नो वर्किंग सेल बी डन, रिवर से कितना मीटर तक कोई वर्किंग नहीं होगा, ठीक है, 15 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, 60 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस, 15 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस, तो आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप जानोगे कि 15 मीटर जो नदी अगर मान लो ये बह रहा है तो उसका 15 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का वर्टिकल कोई काम नहीं होगा, तो 15 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, 15 मीटर क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसका क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, 15 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा। राइट द डेप्थ ऑफ ग्रुप्स इन शेल रूफ, है ना, राइट द, इसमें कुछ लोगों को शायद दिक्कत हो रहा होगा, ये ए होगा। नेक्स्ट क्या है, राइट द डेप्थ ऑफ ग्रुप्स इन शेल रॉक फॉर आइसोलेशन स्टॉपिंग, देखो 3 तरह का मैंने बताया था, एक कोल होता है, एक शेल होता है और एक होता है आपका सैंडस्टोन होता है ना, एसएस होता है। तो कोल में होता है 1 मीटर, सेल में होता है 30 सेंटीमीटर और सैंडस्टोन में होता है 15 सेंटीमीटर। इसमें क्या है सैंडस्टोन सेल बोला है 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट।
राइट द कलर कोड ऑफ इनटेक एयरवे। तो देखो वो इनटेक एयर का कलर कोड मैंने बताया था डायग्राम में बता के, पता नहीं आप लोग ध्यान दिए कि नहीं उस समय। तो इनटेक एयर का जो कलर कोड होता है ब्लू कलर का होता है, पहले ये ग्रीन था अभी ब्लू कर दिया गया, तो ब्लू कलर से दिखाते हैं हम लोग। विच वन इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है आपको बताना है। ये भी एक तरह का आपका बिरयानी टेस्ट का सवाल था, थोड़ा सा टफ और क्रिटिकल बनाया गया था इस चीज को, थोड़ा सा देखो ध्यान से। बोला द एयर फ्लो क्या होता है, द एयर इज फ्लो डाउन का सेप्ट टू अप का सेप्ट। रॉन्ग बताना आपका ना, गलत। ये सही है कि नहीं बताओ। यस ये सही है, डाउन का सेप्ट कस्ट की ओर तो जाता है। फोर्सिंग टाइप एमएमबी यूज्ड इन डाउन का सेप्ट। फोर्सिंग फैन कहाँ यूज होता है, तो डीसी में यूज होगा, और अगर एग्जॉस्ट होगा तो कस्ट में यूज होगा, दोनों सही है। इसका क्या हुआ, नन, कोई भी गलत नहीं है ना, इसमें क्या हो जाएगा नन, कोई भी गलत नहीं है। एक बेसिक सवाल था, मतलब क्या बोलते हैं कि एक मैंने जानबूझ के कैसा क्वेश्चन को मतलब दिया आप लोगों को, ताकि आप क्या करें, आप उस चीज को थोड़ा सा समझ ले कि हाँ ऐसा भी सवाल हो सकता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी सवाल था, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सेव करके नेक्स्ट फिर से हम लोग डिस्कशन पे जाएंगे, अपना फिर से डाउनलोड करेंगे और देखेंगे। देखो अब आप लोगों का जिसको जो डाउट है ना, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी सवाल अगर 1 से 5 तक किसी को डाउट है तो अपना सवाल पूछे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसी को अगर कोई डाउट है तो पहले पूछ ले फिर आगे। बारिश होने की वजह से बाबू आप लोग को थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, नो वाले रिप्लाई ना करें, नो वाले रिप्लाई का जरूरत नहीं है। जिसका जो डाउट है केवल डाउट वाला अपना रिप्लाई करें ताकि मुझे समझ में आए। चलो ठीक है, 3 नंबर पे एक बच्चा का सवाल है, 3 नंबर वाला कैसे हो गया सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे भी है। रंजन देखो क्वेश्चन नंबर 2 ना ऑप्शन सी होगा, है ना, 2 का ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट है। ऑप्शन गलत टिक था वहां पे, इसलिए आप लोग उस पर घबराए नहीं। उसमें क्या होगा, 1 और मोर फेस होगा, डिस्कशन क्लास का ही फायदा होता है ना। डिस्कशन में समझा दिया थे कहाँ गलत। देखो बाबू 3 नंबर में क्या है ना, 3 नंबर थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। यहाँ पे अगर रिटर्न होता ना, रिटर्न तब आपका होता 0.75, लेकिन चूंकि यहाँ पे इंटेक एयर है इसलिए इसका होगा 1.25। इंटेक मतलब जनरल बॉडी में आ जाता है, जनरल बॉडी का किसी भी प्लेस में आ जाता है, तो इंटेक एयर में 1.25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। 5 का सी होगा, नहीं नहीं देखो यहाँ पे टेक्निकल टर्म 5 का डी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं बता रहा हूँ सुनो। टेक्निकल टर्म क्या बोलता है, टेक्निकल टर्म बोलता है कि दोनों रख सकते हो आप, ये भी और ये भी रख सकते हो। नहीं, आपको बोला गया दोनों में से ज्यादा को वो रखना है, तो सी ज्यादा करेक्ट है। देखो सी ज्यादा करेक्ट है। विच वन इज मोर फ्रॉम ए एंड बी लिखा है, ए और बी में जो ज्यादा है ना वो आपको बताना है। तो यही तो टेक्निकल टर्म है ना वहां पे जो यूज किया गया है। ए और बी दोनों थोड़ी ना होगा, अब दोनों कैसे रखोगे, दोनों तो पॉसिबल ही नहीं, आपको एक ही रखोगे, है कि नहीं। सर थर्ड का बी, सुनो ना, जिसका इसका एप्लीकेशन में थोड़ा गलती होता है मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं, और इस क्लास के माध्यम से मैं फिर एक बार बोल रहा हूं कि जब भी आप एग्जाम दे, स्पेशली संडे वाले दिन, तो एप्लीकेशन को अपडेट करके दे, एप्लीकेशन को अपडेट करके दे। बाबू ये ध्यान में रखो कि एप्लीकेशन क्या होता है, संडे को अपडेट होता है, तो एप्लीकेशन को एक बार अपडेट करके एग्जाम दिया करो, उसमें क्या होगा, गलत नहीं होगा, है ना। मैंने भी वही गलती की थी, जब मैंने एप्लीकेशन को बिना अपडेट किए क्या किया था, मैंने डायरेक्ट आंसर को टिक कर दिया था, तो मेरे से भी वो गलत रॉन्ग चला गया। तो मैंने बात की टेक्निकल टीम से, तो उन लोगों का कहना ये कि सर आप जब भी करें तो एप्लीकेशन को अपडेट रखें अपना, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जिसका भी प्रॉब्लम हुआ उसके लिए मैंने नेक्स्ट डे तो बताया था, नेक्स्ट डे तो एग्जाम ले लिया फिर से एक बार, है ना। अब उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, इससे ज्यादा बेहतर मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। अब जो भी हुआ हुआ, अब आगे से तुम लोग भी ध्यान रखना, मैं भी ध्यान रखूंगा कि जब भी अपलोड करूं तो एप्लीकेशन को अपडेट करके करना है, ठीक है। हर अब इसमें बताओ 6 से लेकर 10 के बीच कोई डाउट है तो कोई समझाओ, क्या सर ये डाउट है, जल्दी से, क्योंकि क्लास भी लेना है डियर स्टूडेंट्स, जल्दी करो। 6 से लेकर 10 तक कोई डाउट है, 6 से लेके डाउट है किसी को, 10 तक 9 नंबर में डाउट है। देखो बाबू देखो, ये जो एमएमबी को बंद करना चालू करना होता है ना, मैनेजर के स्टैंडिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, किसमें होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैनेजर होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैनेजर में ठीक करना होगा। ठीक है, किसमें होगा बाबू, स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैनेजर, मैनेजर का जो स्टैंडिंग होता रहता है ना, उसमें हम लोग बात करते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं। एसओपी और सीओपी हम लोग क्लास में देखेंगे, उसका पार्ट है हम लोगों को, उसको पढ़ना पड़ेगा। 8 नंबर पे 12 पूछा जा रहा तो कोल सिम नियर टू द सरफेस। बाबू मैंने बताया इसका भी ऑप्शन ना मेरे से गलत हुआ था, ये मैंने देख के मतलब पता नहीं उसमें कहाँ ध्यान मेरा चला गया था, हम आउटक्रॉप के जगह ना बॉक्स कट पे सही टिक मार दिए थे, ये मेरे से गलती हुआ, तो मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया क्लास में, और यही वजह था कि हम फिर से आप लोग एग्जाम भी ले लिए।
क्या चलो जिसका जो दिक्कत हो एक बार फिर से आप लोग अपना एग्जाम देके अपना जो क्वालिटी है उसको फिर से साबित करो, और एक बार फिर से एग्जाम भी ले लिया, और नए बच्चों को नए बच्चों को भी स्कॉलरशिप दिया, पुराने वालों को भी स्कॉलरशिप दिया, है ना। तो नए बच्चों को स्कॉलरशिप दिया गया और पुराने दोनों बच्चों को स्कॉलरशिप दिया गया। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि हाँ सबको दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक है। 20 नंबर पे भी आएंगे तब बात करना है अब राहुल, अभी तो बाकी है ना 20 नंबर पे, अभी इस पे देखते हैं। अब इसमें और किसी का बाकी है, और किसी को सवाल पूछना 6 7 8 9 10 में? चलो नहीं है, नेक्स्ट में जाते हैं। 7 नंबर वाला देखो, विच फैन इज यूज टू वेंटिलेट वन और मोर डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में हमेशा बूस्टर फैन के लिए इस्तेमाल होगा, बूस्टर फैन हो जाएगा। देखो प्रकाश, मैंने हर बार कहा है आप लोगों से कि जब कभी क्लास हो तो आप लोग क्लास में ना एवरीडे 7 PM में देख लिया करो मैसेज क्या है। और एग्जाम 8-15 से था, तो आपको क्लास तो ज्वाइन करना था कि हाँ सर हमको ज्वाइन करना है क्लास, आप तो क्लास आए नहीं। अगर आप क्लास आते तो आपको पता चलता कि हाँ एग्जाम है 8-15 से। तो ये तो नुकसान होगा ही ना। मैं अक्सर बोलता हूँ कि टाइम पे क्लास ज्वाइन कीजिए, अगर कोई बच्चा क्लास ज्वाइन नहीं करेगा उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। चलो इस पे मैं बाद में बात करूंगा, अब इसमें बताओ 11 से लेके 11 नंबर से 15 के बीच बोलो, किसी को डाउट है? 13 नंबर वाला, ठीक है। 13 नंबर में देखो, ये जो आप देख रहे हो ना स्क्वायर फीट, यहाँ पे ना थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे एसपी के जगह एसक्यू होना चाहिए था, बस बाद बाकी सही इसका बोथ ऑप्शन होगा। 14 नंबर में क्या होगा, देखो आरसीसी जब करते हैं ना, तो आरसीसी में हम लोगों का कितना होता है, आरसीसी में हम लोग का परमिशन कितना है, आरसीसी में 0.5 मीटर का है, मिनिमम होना चाहिए, तो 0.6 भी तो होगा, है ना। ये बिरयानी टाइप का था, तो सी नंबर इसका करेक्ट होगा। 12 नंबर में बोला है, 12 नंबर में बोला थ्री डोर, बोला थ्री डोर का रिकमेंड किया गया था न्यू के अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से। ये तो सिंपल क्वेश्चन, इसको हम लोग बहुत बार किए, ठीक है। अब जब नहीं समझ में आएगा तो मैं बोर्ड में बताऊंगा। 13 नंबर में दोनों होगा, बोथ 9.3 स्क्वायर मीटर और 100 स्क्वायर फीट बोथ होगा, दोनों ऑप्शन मैंने करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करो 16 से 20 तक। आईएमए पीएमए का मैंने समझा दिया एक बार क्लास में, आप उसको देखना, वहां पे रूल वाला देखना, रूल में समझाया हूं। क्लास स्टार्ट करेंगे यार, पहले देखना तो ये जो सवाल हुआ इस सब के बारे में। 20 का, 20 का देखो, द एयर फ्लो, 20 का फर्स्ट ऑप्शन कंफ्यूज्ड। देखो जो हम लोग का डाउन का शाफ्ट होता है ना, एयर फ्लो किधर से किधर करता है बताओ नॉर्मली? हम लोग जो एयर फ्लो करता है, एयर फ्लो हमेशा किधर से किधर करता है, तो आपको पता होना चाहिए, जो एयर फ्लो करता है हमेशा डाउन का शाफ्ट से आपका की ओर जाता है, बस यही बोला था। द एयर इज फ्लो डाउन का शाफ्ट टू आपका शाफ्ट, यही तो है। देखो यहाँ पे जब ये लिखा होता है ना इंटेक साइड ऑफ ऑक्सिलरी फैन, तो यहाँ पे ये बात बोलना चाह रहा है कि ये जो बोला जा रहा है आपका, ऑप्शंस को भी आप ध्यान से देखो, तो ये आपको ये बात को प्रूव कर रहा था कि ये ना ओवरलैपिंग का बात कर रहा है, क्योंकि इंटेक और रिटर्न साइड हम लोग क्यों बोलेंगे, इंटेक साइड क्यों रखेंगे या रिटर्न साइड क्यों रखेंगे? सीधा अगर पूछता है ना कि ऑक्सिलरी फैन, तो डायरेक्ट आप 0.5% लिखते तो चलता, लेकिन जब यहाँ पे इंटेक साइड बोल रहा है, वो मेंशन कर रहा है, इसका मतलब बोलना चाह रहा है ओवरलैपिंग। बी में बोला फोर्सिंग टाइप एमएमबी फैन यूज इन डाउन कास्ट। देखो तो डाउन कास्ट शाफ्ट जब होता है, डाउन कास्ट शाफ्ट मैंने आपको बताया था कि डाउन कास्ट शाफ्ट अगर रहेगा तो हम लोग फोर्सिंग टाइप का यूज करेंगे, है ना। और अपकास्ट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपकास्ट शाफ्ट में हम लोग एग्जॉस्ट टाइप का यूज करेंगे, जो हवा को खींचेगा। मैंने क्लास लेक्चर में समझाया था, आप लोग इस बात को ध्यान नहीं दिए। डियर स्टूडेंट्स, हर एग्जाम में का सवाल आपको ऐसा मिलेगा जो थ्योरी में हुआ है लेकिन उसका एमसीक्यू नहीं आया है, एमसीक्यू मैं नहीं बताया हूँ लेकिन थ्योरी में समझाया हूँ, तो ऐसा सवाल तो एग्जाम में देना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम थोड़ी ना आपको पढ़ा के जैसे आप पढ़ के गए वैसे सवाल आएगा एग्जाम में, आपका टारगेट तो एग्जाम पास करना है। चलो मोटा मोटी यहां से हो गया। रंजन आपका जो ऑप्शन है, ये सवाल जो ऑप्शन दे रहे हो आप रंजन, आप कौन सा नंबर के लिए बता रहे हो, बता सकते हो सवाल कौन सा है? 17 का, 17 का 15 मीटर हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगा, है ना, 15 मीटर हॉरिजेंटल, कि रिवर से ना 15 मीटर हॉरिजेंटल डिस्टेंस तो कोई काम नहीं होता है। रंजन आप एक बार अपना सवाल को भेजो, कौन सा नंबर आप बोले थे?
क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है रंजन, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है, मैं देख लेता हूँ यहीं से। क्वेश्चन नंबर 2 बोला वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट इनटेक एयर इनफ्लेमेबल गैस कितने से अधिक नहीं होगा, ये वाला था। ठीक है रंजन, आप क्लास के बाद ना मुझे एक बार कॉल कर लेना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ रंजन का गलत है, मैं तो बता रहा हूँ, कॉल कर लेगा वो, मुझे क्लियर कर दूंगा। स्टैंडिंग ऑर्डर एसओबी में डिफरेंस क्या होता है हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिलहाल ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद जो और एक एग्जाम लिए थे हम लोग, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। 10 सवाल था, शेयर फाइल, ठीक है, 10 सवाल था, उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये पार्ट 2 का सवाल था, नेक्स्ट 14 को एग्जाम हुआ था इसका, इस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। 14 जुलाई को एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। चलो इस पे हम लोग बात करते हैं। देखो वो क्या बोला है, इन अंडरग्राउंड माइंस एयर शुड कंटेंट, एयर में कितना होना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, एयर शुड कंटेंट ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 19%, नॉट लेस देन 20.98%, नॉट मोर देन 21%, नॉट लेस देन 19%। इसका क्या होगा, नॉट मोर देन 19%, नॉट लेस देन 19% से कम नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन, ये बोला गया है, ठीक है। द थिकनेस ऑफ वेंटिलेशन और स्टॉपिंग एज पर सर्कुलर, सर्कुलर के हिसाब से 38 सेंटीमीटर का थिकनेस होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हुज परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द मोर देन वन ऑक्सिलरी फैन, एक से अधिक ऑक्सिलरी फैन होता तो चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना होता, सीआई होगा। एट व्हाट इंटरवल बूस्टर फैन एमएमबी शैल बी एग्जामिन, तो वंस इन एवरी 7 डेज में एग्जामिन करते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी करेंगे बाबू, क्योंकि क्या है ना कि अभी अब पढ़ाना होगा मुझे, थोड़ा जल्दी करेंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एयर सैंपल पाइप इनसाइड द आइसोलेशन स्टॉपिंग, आपको पता है कि आइसोलेशन स्टॉपिंग के अंदर 3 मीटर लंबा पाइप होता है और बाहर में 1 मीटर होता है, तो 3 मीटर इसका जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर 3 मीटर होगा। टू नो द फिजिकल एटमॉस्फेरिक कंडीशन इनसाइड द आइसोलेशन स्टॉपिंग, एयर सैंपल शैल बी टेकन वंस इन एवरी, तो एक बार में हम लोग, अगर आइसोलेशन स्टॉपिंग के अंदर हमको गैस का जांच करना है कि क्या कंडीशन हुआ है ना, गोफ में मेरा क्या हाल है, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे 30 दिन में एक बार करके एयर सैंपल लेके जांच करते हैं। ये तो मैं पढ़ा लास्ट क्लास में हुआ है, ये 3 सवाल लास्ट क्लास का ही है। नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द प्रेशर क्रिएटेड बाय एमएमबी, तो जो इंस्ट्रूमेंट जो प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है एमएमबी द्वारा जो मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मैनोमीटर, मैनोमीटर बोला जाता है उसको, मैनोमीटर उसका नाम, ठीक है। ये सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इफ वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सीड 30.5 डिग्री द एयर वेलोसिटी एट लीस्ट, तो जहां पर वेट बल्ब टेम्परेचर अगर आपको पता है कि अगर 30.5 डिग्री ज्यादा होता है तो वहां पर 1 मीटर पर सेकंड कम से कम एयर वेलोसिटी आपका, है ना, होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो यहाँ पे बी में ना 1 सेकंड पर मीटर है, ये नहीं होगा, 1 मीटर पर सेकंड, यानी डी ऑप्शन होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्चार्ज पॉइंट ऑफ द डक्ट पाइप फ्रॉम द फेस ऑफ द ऑक्सिलरी फैन, ये जो सवाल है 9 नंबर है ना, जल्दी से अगर कोई इसका आंसर किसी को पता है तो जल्दी इसका रिप्लाई देके बताओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत सारा लोग गलती किया होगा, है ना, बहुत सारा लोग गलती किया होगा, कुछ लोग इसका शायद सी मार दिया होगा, है ना, कुछ लोग इसका सी मार दिया होगा, तो बाबू इसका आंसर क्या होगा, 3 मीटर होगा ए, ये चेंज डेटा है, न्यू डेटा है, न्यू डेटा के अनुसार करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द थिकनेस ऑफ पार्टिंग शैल बी केप्ट बिटवीन द फ्रेम ऑफ द वेंटिलेशन डोर, देखो यहाँ पे मैंने इस चीज को चेंज किया है, द राइट द थिकनेस ऑफ द पार्टिंग, है ना, थिकनेस ऑफ पार्टिंग शैल बी केप्ट बिटवीन द फ्रेम ऑफ द वेंटिलेशन डोर, रूफ साइड एंड द गैलरी, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर मैंने बताया था आप लोगों को पिछले बार ही, नॉट लेस देन 25 सेंटीमीटर थिकनेस होना चाहिए, तो इसका आंसर ये था। अब बताओ इसमें से कौन कौन सा डाउट है, कोई डाउट है, कोई नंबर सीधा 1 से लेके 4 तक कोई डाउट है तो पहले बताओ, 1 से लेकर 4 के बीच कोई डाउट है, 1 वाला में, तो 1 में नॉट लेस देन 19% से ऑक्सीजन कम नहीं होना चाहिए ना, 4 वाला में सिंपल बोला है 1 से 7 दिन में तो जांच करते हैं यार बूस्टर फैन एमएमबी का, 7 में क्या कंफ्यूजन है यार, 5 नंबर में, 5 नंबर में, एक नंबर 5 नंबर में आते हैं, 5 नंबर में क्या है, हाँ, लेंथ ऑफ द आइसोलेशन स्टॉपिंग, जो पाइप होता है ना, पाइप 3 मीटर लंबा होता है, ये तो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, हाँ, वाटर गैस को 1 इन एवरीडे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अरे यार नेक्स्ट आखिरी, अरे यार अब लास्ट देखते हैं 9 नंबर में क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन डिस्चार्ज पॉइंट, देखो जब वो डिस्चार्ज पाइप होता है ना, वो फेस से अभी 3 मीटर कर दिया, पहले 4.5 मीटर था, लेकिन अभी फेस से 3 मीटर डेटा कर दिया, इसलिए आप लोग
बहुत सारे बच्चों को डेटा पता नहीं होता, इसलिए लोग गलत कर देते हैं और वो एग्जाम में फेल होते हैं। इसमें क्या होगा, थिकनेस 10 नंबर में थिकनेस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। मैंने क्लास में इसको रेक्टिफाई किया था, आप लोगों को पता है कि नहीं, इसको मैंने ठीक किया था। तो मोटा मोटी सवाल था, यही सवाल हम लोग पढ़े थे और देखे थे। अब आप लोगों के लिए मैं एक न्यूमेरिकल दूंगा, आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। एनोमीटर से वेलोसिटी मापते, प्रेशर थोड़ी ना मापते यार, ठीक है। अब आप लोगों को मैं टास्क दूंगा, आपको टास्क में क्या करना आपको पता है। आप लोग को मैं एक टास्क दूंगा, टास्क में आप लोग क्या करना मैं समझा देता हूं ध्यान से। आप लोगों को टास्क में ये करना है, ठीक है। टास्क में करना है, एक न्यूमेरिकल में देता हूं, न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करना है। रुको मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, फिर मैं थोड़ा सा कैमरा का सेटअप करूंगा, ठीक है। आपको तब तक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। देखो बोला है ना क्वांटिटी निकालना है, किसका क्वांटिटी निकालना, क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ एयर क्या निकालना है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ एयर एट एलवीसी पे निकालना है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ एयर एट एलवीसी पे कितना होगा, ये सवाल है, ठीक है। अब आपको बताना पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है कि मेन पावर दिया हुआ है, मेन पावर कितना कितना दिया हुआ है, जनरल में दिया हुआ है, जनरल शिफ्ट में दिया हुआ है, जो वर्किंग करते हैं अंडरग्राउंड ना, अंडरग्राउंड जनरल शिफ्ट में बात करो, यूजी जनरल शिफ्ट, ठीक है। कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ आपका 22 आदमी, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट दिया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट जो होता है उसमें आदमी रहता है टोटल 34, सेकंड शिफ्ट में आदमी होता है टोटल 38, थर्ड शिफ्ट में आदमी है टोटल मान लेता हूं मैं 36, ठीक है। और प्रोडक्शन उसका उस माइंस का है, डेली का प्रोडक्शन है 150 टन। आपको बताना है क्वांटिटी यार कितना चाहिए एलवीसी पे, ठीक है। ये सवाल इसको बनाओ, मैं 2 मिनट तक, तब तक मैं अपना सब चीज प्रिपेयर कर लेता हूँ, फिर मैं क्लास को लेता हूँ, ठीक है। लाइव आता हूँ मैं, फिर अपना कैमरा सेटअप कर लेता हूँ, फिर लाइव आता हूँ।
थैंक यू क्लास का रिकॉर्डिंग ऑन करवाने के लिए। तो ठीक है, हम लोग अपना सेशंस को आगे बढ़ाते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिनको जिनको पेमेंट का सबमिट का ऑप्शन नहीं मिला वो लोग मैसेज कर देना। ठीक है, हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलो, तो सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं क्या क्या आया था, उसके बाद हम लोग देखते हैं मेन टॉपिक पे। ये जो न्यूमेरिकल बना थे, न्यूमेरिकल को तो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ होगा। न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया उसका रिकॉर्डिंग नहीं है ना। अच्छा, एक काम करना, आप लोग मुझे व्हाट्सएप में कर देना, है ना, व्हाट्सएप में दे देना, है ना, कि कैसे बनाए थे उसका व्हाट्सएप कर देना। नहीं तो फिर मैं लास्ट में क्लास के एंड में एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या हुआ था। क्लास को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्लास से स्टार्ट हो चुका है तो पहले पढ़ाएंगे, है ना, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, लास्ट में फिर से मैं एक बार दे दूंगा ताकि बाकी बच्चे भी उस क्लास, बाकी बच्चे ध्यान से सुन लो। अगर ये जो न्यूमेरिकल आपको थोड़ा देर पहले दिया गया था, अगर इसका आंसर ना मिले तो मैं क्लास के एंड में मैं फिर से इसको बताऊंगा, आप लोग देख लेना, वहां सबको समझ में आ जाएगी कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक इसी में लिखो, हम लोग आइसोलेशन स्टॉपिंग में जो कुछ पढ़े थे एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आइसोलेशन स्टॉपिंग का आउटर साइड को कितना दिन में एग्जामिन करते हैं? सिर्फ आइसोलेशन स्टॉपिंग, नथिंग एल्स। आइसोलेशन स्टॉपिंग के बाहरी पार्ट को फिजिकली जो एग्जामिन होता है कितना दिन में एक बार करना होता है? जल्दी से, वेरी गुड, क्या हो जाएगा इसका जवाब? वंस इन ए 7 days। इनसाइड जो एयर सैंपल लेते उसका, एयर सैंपल जो इनसाइड लेते उसका वो कितना इंटरवल पे लेते हैं? इनसाइड जो एयर सैंपल लेते हैं वो कितना इंटरवल पे लेते हैं? वेरी गुड, इनसाइड जो एयर सैंपल लेते हैं कितना इंटरवल पे लेते हैं? 30 दिन। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, आप अगर चाहोगे तो बगल में 48 आवर एग्जामिन लिख सकते हो, मतलब इसका 48 घंटे में एग्जामिन कर लेना। ये जो सैंपल मिलेगा ना, इसका 48 घंटे में एग्जामिन कर लेना होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको बताना, अगर ब्रिक का आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाएंगे उसका मोटाई कितना मीटर रहेगा? ब्रिक का जो आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाएंगे उसका मोटाई कितना मीटर रहेगा? वेरी गुड, कितना मीटर होगा? 1 मीटर का होना चाहिए, 1 मीटर का आइसोलेशन स्टॉपिंग होना चाहिए। सैंडस्टोन, अगर मान लो सैंडस्टोन है और कहीं पर ग्रुप्स कटिंग करना है हमको, तो सैंडस्टोन में ग्रुप्स कटिंग कितना सेंटीमीटर सैंडस्टोन में ग्रुप्स कटिंग होता है? वेरी गुड, 30 सेंटीमीटर का ग्रुप्स कटिंग होता है, 30 सेंटीमीटर ग्रुप्स कटिंग करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो पाइप हम लगाते हैं एयर सैंपल के लिए, बाहर में कितना मीटर निकला हुआ रहता है? पाइप जो इस्तेमाल करते हैं एयर सैंपल लेने के लिए, बाहर में कितना मीटर रहता है? तो 1 मीटर का पाइप लंबा होता है, 1 मीटर लंबा हम लोग पाइप लगाते हैं, 1 मीटर लंबा का पाइप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि जो एयर सैंपल पाइप होता है वो कितना रूफ लेवल से कितना नीचे होना चाहिए? रूफ लेवल से कितना नीचे होता है? वेरी गुड, 30 सेंटीमीटर। कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? 30 सेंटीमीटर। जल्दी रिप्लाई दो बाबू, इतना कम दोगे तो नहीं चलेगा, है ना, थोड़ा थोड़ा जल्दी देना पड़ेगा। ठीक है, और आइसोलेशन स्टॉपिंग का प्लास्टर आइसोलेशन स्टॉपिंग से कितना मीटर तक करता है? लास्ट सवाल है ये, 1 मीटर करता है। बाबू एक बात आप लोग ध्यान से सुन लो, दिस संडे, इस संडे एग्जाम नहीं होगा, है ना, ये जो संडे आपका है नेक्स्ट का 17 तारीख को है ना, 17 को एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, 17 को एग्जाम नहीं होगा, लेकिन याद रखना आप लोग सबको, नेक्स्ट जो एग्जाम होगा आपका, तो अभी तक हम लोगों ने अभी तक 3 तारीख को एग्जाम हुआ था, तो टोटल 4 एग्जाम लेना है ना, तो 17 को एग्जाम नहीं होगा, इसके बाद 24 को एग्जाम होगा। ध्यान सुन लो, 24 को एग्जाम होगा और इस बार 50 मार्क्स का टेस्ट होगा। ठीक है, और इस बार कंप्लीट सिलेबस होगा बाबू, कंप्लीट सिलेबस होगा, माइनिंग मेथड, वेंटिलेशन, सारा चीज होगा। तो आप लोग ध्यान से सुन लेना, 24 तारीख को जो एग्जाम होगा संडे, ये तो ऐसे 2 दिन बाद संडे है, परसों ही है, तो संडे तो पॉसिबल नहीं एग्जाम ले पाना, अभी इतना इतना एग्जाम दिए तो क्या एग्जाम दोगे संडे को? फिर ये तो क्लास नहीं, सिर्फ एग्जाम ही चलेगा। तो संडे को एग्जाम नहीं होगा, नेक्स्ट 24 को एग्जाम होगा, लेकिन 50 नंबर का एग्जाम होगा, इसलिए आप लोग बी अलर्ट, अच्छे से एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम कब होगा आपका? ठीक है, 50 नंबर का एग्जाम होगा, और ये कब होगा? नेक्स्ट उस तारीख होगा, 24 को एग्जाम होगा। ठीक है, 24 वाला संडे को होगा। नेक्स्ट वाटर सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे, वाटर सेल क्या होता है? वाटर सेल पढ़ाए थे, यस और नो? वाटर सेल पढ़ाए थे, यस और नो? अच्छा, वाटर सेल पढ़ा दिए थे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ओके ओके। तो नेक्स्ट सेफ्टी वाल्व पढ़ना बाकी, सेफ्टी वाल्व पढ़ना। अच्छा, सेफ तक हुआ था, हाँ सेफ ही उसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा इस संडे को एग्जाम देखो। अच्छा एक बात और जान लो, कल यूट्यूब पे लाइव क्लास होगी, है ना, यूट्यूब पे लाइव क्लास होगी। तो अगर आप लोगों में, है ना, कल यूट्यूब पे लाइव क्लास 1 मिनट में पूछ ही लेता हूं, आप लोगों का अगर मन में कोई टॉपिक हो कि सर इस टॉपिक पे पढ़ाइए यूट्यूब में, तो अगर कोई टॉपिक हो तो एक बार मुझे 2 सेकंड के लिए मैसेज कर दो, फिर मैं अपना क्लास स्टार्ट करता हूँ। बस लास्ट ये सवाल एक छूट गया, ये वाला बता दो कि कल यूट्यूब पे लाइव होगा ये वाला, और संडे को अगर क्लास होगा तो मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा। नहीं ऐसे मत बोलो, सपोर्ट वपोर्ट नहीं, जैसे मान लो कुछ जनरल रिकॉर्ड, मैं देखो 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 मैं समझा देता हूँ क्या मैं सवाल पूछना क्या चाह रहा हूँ। क्लास में मौजूद 140 बच्चा में 4 बच्चा भी रिप्लाई दे चलेगा, ध्यान सुनो। देखो बहुत बार ना सिलेबस का जो टॉपिक है वो तो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा ही। जनरल रिक्वायरमेंट क्या होता है, जैसे मान लो बुक्स के बारे में आपको जानना है, एग्जाम्स का पैटर्न के बारे में जानना है, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई जनरल माइंड से रिलेटेड कोई सवाल हो रहा है, एग्जाम्स कुछ भी सवाल
जो टॉपिक से हटके हो या टॉपिक से रिलेटेड हो ना, अगर कोई मन में ऐसा आ रहा ना कि हाँ सर ये टॉपिक या फिर ऐसा कुछ जो चीज आप लग रहा है कि हाँ ये चीज पे होना चाहिए डिस्कशन, तो उस चीज के बारे में तर्क करो, वो चीज बताओ। बुक्स और वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक है। तो बुक्स और वैकेंसी से रिलेटेड बार बार लड़का लोग बुक्स बुक्स कर रहा था, तो बुक्स और वैकेंसी, ठीक है। पंप इंस्टॉलेशन, एग्जाम पैटर्न फॉर यूपीपीएससी, ठीक है, मैं समझ गया। तो ये सारे जो, अच्छा एक काम करना, ठीक है, चलो मैं रिप्लाई नहीं देखूंगा, अब मैं रिप्लाई नहीं देखूंगा, आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर देना ताकि मैं वहां पे देख पाऊं। कल यूट्यूब पे लाइव है, डोंट वरी, आप लोग कल यूट्यूब पे लाइव आके जुड़ो, सब यूट्यूब पे लाइव होगा और मैं बता देता हूँ, वो ध्यान सुन लो। यूट्यूब पे जो लाइव होगा ना, उसे वेंटिलेशन का एमसीक्यू होगा, तो आप लोग के लिए वहां पे क्या रिवीजन का बहुत अच्छा मौका, जरूर ज्वाइन करना। टाइमिंग होगा 8:30 PM से, 8:30 PM से यूट्यूब पे लाइव होगा, ठीक है, 8:30 PM से यूट्यूब में लाइव होगा। और संडे को फिर क्लास ले पाएंगे तो आप लोग को संडे को क्लास जरूर लेंगे, डोंट वरी, क्लास तो करवाना ही है, ठीक है। चलो अब सेफ्टी वाल्व के बारे में देखते हैं। सेफ्टी वाल्व, देखो बाबू क्या होता है, अभी हम लोग जो वाटर सेल पढ़े थे ना, तो वाटर सेल क्या कर रहा था, वाटर सेल एक काम कर रहा था, क्या देखे थे हम लोग, वाटर सेल सबसे बड़ा काम करता है कि पानी को जमा होने से रोकता है। अगर आइसोलेशन स्टॉपिंग के पीछे अगर पानी जमा होगा तो स्टॉपिंग को क्या करे, कमजोर बनाएगा, और उससे पानी बह के उससे क्या होगा, स्टॉपिंग में दरार उत्पन्न हो जाएगी, लीकेज होगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, सेफ्टी वाल्व, उससे बचने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वहां पे वाटर सील पाइप लगाए। तो सेफ्टी वाल्व क्या, देखो एक चीज होता है ना, जब डिप्लेयरिंग ऑपरेशन में काम करता है, तो डिप्लेयरिंग विद केविंग, जब कभी केविंग में काम हो रहा हो, तो एक चीज का सबसे बड़ा खतरा होता है एयर ब्लास्ट का। एयर ब्लास्ट, तो तुम बोलोगे सर एयर ब्लास्ट है तो क्या दिक्कत है, एयर ब्लास्ट हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एयर ब्लास्ट होने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन होगा, क्या होगा मैं समझा देता हूं। देखो क्या होता है बाबू, जैसे मान लो कि तुम बहुत एक पैनल है, मान लेता हूं मैं, एक पैनल है ना, एक पैनल के चारों तरफ तुम क्या किया, आइसोलेशन स्टॉपिंग बना के रखते हो। एक पैनल था और पैनल के चारों तरफ तुम क्या किया, आइसोलेशन स्टॉपिंग बना के रखते हो। मैं मान लेता हूं, ऐसे करके डायग्राम बना देता हूं छोटा सा, है ना। एक पैनल के चारों साइड तुम क्या किया, आइसोलेशन स्टॉपिंग बना के रखते हो। अरे यार इंक कहां चला गया, तो इंक डाल लेता यार, इंक चल सूख गया, दिख नहीं रहा अच्छा इसमें। एक पैनल के चारों तरफ आइसोलेशन स्टॉपिंग बना हुआ है। अब जैसे तुम आइसोलेशन स्टॉपिंग यहाँ पर पैनल के चारों तरफ बना के रखे हो बाबू, ये सबसे बड़ा दिक्कत क्या होगा, अब मान लो कि कभी एयर ब्लास्ट होता है, एयर ब्लास्ट, तो एयर ब्लास्ट इतना खतरनाक एयर ब्लास्ट रहता है, एयर ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है, आपको पता होना चाहिए कि उससे क्या होगा ना, उससे जितना भी तुम स्टॉपिंग बना के रखे हो ना, घेर के रखे हो ना, सब क्या होगा, टूट सकता है तुम्हारा एयर ब्लास्ट की वजह से। क्यों टूटेगा, अब रीजन क्या है, रीजन है प्रेशर का, रीजन प्रेशर के कारण टूट जाएगा। कैसे प्रेशर के कारण टूट जाएगा वो समझाते, देखो जब एयर यहाँ पे ब्लास्ट करेगी, मान लो इस पे हवा भरा हुआ है, तो इतना बड़ा एरिया में कम से कम यहाँ पे 4000-5000 मीटर की तो हवा रहता ही है, 4000 से 6000 मीटर की मतलब मिनिमम हवा रहता है, इतना मीटर की हवा रहता है, ठीक है। अब सडन अगर इतना हवा को तुम दबाओगे, ठीक है ना, जैसे प्रेशर कुकर में कैसे प्रेशर जनरेट होता है कोई चीज को प्रेस करने पर, उसी तरह यहां पर क्या होगा, पूरा का पूरा एयर क्या होगा, दबाव में रहेगा, और जब हवा निकलना चाहेगा ना, सीधा अपना प्रेशर किस पे डालेगा, क्योंकि पिलर्स पे तो डाल नहीं सकता, पिलर डालेगा तो पिलर तो बहुत स्ट्रेंथ हो, तो उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो कमजोर कौन सा पार्ट है, कमजोर है आपका आइसोलेशन स्टॉपिंग, इसको क्या करे, क्रैक बना देगा, इसको तोड़ देगा, है ना, यहाँ पे क्या करे, क्रैक डेवलप कर देगा, इसको तोड़ देगा। तो इसी क्रैक और इसको तोड़ने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी वाल्व बनाते हैं, सेफ्टी वाल्व लगाते हैं। सेफ्टी वाल्व जो चीज है ना, आप सोचोगे कोई मशीन का पार्ट है, तो मशीन का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। ये सेफ्टी वाल्व किसका है, सेफ्टी वाल्व किसका पार्ट है, सेफ्टी वाल्व आपका मेनली पार्ट किसका है, आपका पार्ट है आइसोलेशन स्टॉपिंग का पार्ट। हम लोग आइसोलेशन स्टॉपिंग ही टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। तो सेफ्टी वाल्व किसका, आइसोलेशन स्टॉपिंग का पार्ट है। तो हम लोग कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो वाल्व का मतलब क्या होता है, वाल्व का मतलब होता है ओपनिंग, खुला हुआ पार्ट जहां से कुछ आ जा सके। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ये मेरा आइसोलेशन स्टॉपिंग ऐसा है, मैं मान लेता हूँ एक ऐसा आइसोलेशन स्टॉपिंग, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ऐसा एक आइसोलेशन स्टॉपिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ना डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ना एक छोटा सा ना गथनी करके सिंपल छोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा ना गथनी ऐसे करके ना छोड़ देंगे, ऐसा करके, है ना, इस तरह करके हम लोग एक छोटा सा वाल्व जैसा छोड़ देंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये तो रहेगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये तो रहेगा, स्टॉपिंग ही रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा इसमें क्या रहेगा, ये वाला क्या रहेगा, जो जगह आप देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ ईटा रहेगा, पूरा प्लास्टर पैकिंग नहीं रहेगा, हार्ड पैकिंग नहीं रहेगा, हार्ड प्लास्टर वहां पे नहीं रहेगी, है ना। यहाँ पर क्या रहेगा, नॉर्मल ईटा को लगा लगा के आपस में जोड़ के रखते हैं। जैसे क्या हो, जब यहाँ पर प्रेशर आए, जब ये ब्लास्ट करे, तो जब तोड़ना हो ना, तो यही वाला ईटा, यहाँ पे जो ईटा आप अलग से सेट किए हो, ये ईटा ही टूट के बाहर निकल जाए, ये जो ईटा आप लगाए हो ना, यही वाला स्टॉपिंग टूट के बाहर निकले, पूरा का पूरा मेरा स्टॉपिंग सुरक्षित रह जाए, उसमें क्रैक डेवलप ना हो।
तो स्टॉपिंग को बचाने के लिए सेफ्टी वाल्व बनाया जाता है। एयर ब्लास्ट में जब स्टॉपिंग का किसी तरह का दरार उत्पन्न हो, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी वाल्व लगा देते हैं स्टॉपिंग में। ये तो इसका पर्पस क्या है, तो अब लिखते हैं इसके बारे में हम लोग। इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस को लिखते हैं पहले। पर्पस ये क्या करता है, इसका पर्पस से ही समझ में आएगा। ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द आइसोलेशन स्टॉपिंग ड्यूरिंग एयर ब्लास्ट। ठीक है, ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट, क्या करता है, बचाता है। इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट आइसोलेशन स्टॉपिंग, आइसोलेशन स्टॉपिंग्स, ठीक है, ड्यूरिंग एयर ब्लास्ट। एयर ब्लास्ट के दौरान, एयर ब्लास्ट के समय है ना, आइसोलेशन स्टॉपिंग को टूटने से बचाने के लिए प्रोटेक्ट करता है ना, बचाता है या प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं इसका साइज कितना होता है। पॉइंट नंबर 2, साइज। इसका साइज क्या होगा, ये किस साइज का बनाना है आपको, इसका साइज कितना होगा। इसका जो साइज होता है बाबू, ये होता है 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर का साइज का आता है। इतना साइज का बनाना होता है इसको, ठीक है। इसका साइज क्या होता है, इतना ही बनाते हैं हम लोग, बस मोटा मोटा यही है, 2 लाइन ही है। सेफ्टी वाल्व का साइज इंपॉर्टेंट होता है और कहां पे यूज होता है, कि इसको बचाने के लिए बस 2 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। तो सेफ्टी वाल्व के बारे में मोटा मोटी समझ में आ गया, सेफ्टी वाल्व क्या होता है, इसका यूज क्या है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है, आइसोलेशन स्टॉपिंग का एक और है लार्ज डाया पाइप, दैट इज द ब्लीडिंग पाइप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लार्ज डाया, ठीक है, एयर ब्लीडिंग पाइप। हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लार्ज डाया पाइप, दैट इज द एयर ब्लीडिंग पाइप, उसको बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लार्ज डाया पाइप, ये क्या होता है देखो, स्लैश एयर ब्लीडिंग पाइप, ब्लीडिंग है ना, ब्लीडिंग लिखा हुआ है पाइप। ये क्या होता है बेसिकली, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये क्या है। देखो ध्यान समझना है इसको। जैसा मान लो कि अब तुम एक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा पहले इस चीज को जानने के लिए, द रीओपनिंग ऑफ द सील्ड ऑफ एरिया। रीओपनिंग ऑफ द सील्ड ऑफ एरिया सेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको समझना पड़ेगा। क्या होता है डियर स्टूडेंट, देखो कभी माइंस में क्या हो रहा, फायर लग गया, आग लग गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो जब कुछ लग जाता है, कुछ आग हो जाता है, घटना कुछ घट जाती है माइंस में, तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, वहां पे सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि उसको सील करना पड़ता है। इमीडिएट आप उसको बंद कर दिए, ठीक है, आप उसको क्या किए, इमीडिएटली आप बंद कर दिए, इमीडिएट आप बंद कर दिए, ठीक है। बंद करने के बाद मान लो आग ही लग गया था, आप उसको क्या किए, बंद कर दिए। तो आप इंटरनल कंडीशंस को जांच किए, तो कैसे जांच करोगे, आप देखोगे ऑक्सीजन कितना है, बाकी गैसेस कितना है, आग लगा हुआ था तो जब ऑक्सीजन ना घट के आपका लगभग 2% से कम हो जाता है, और ऑक्सीजन लगभग नील के कगार पे पहुंच जाता है, और मीथेन बढ़ जाएगा, आपको CO2 बढ़ जाएगा, है ना, अदर नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाएगा। जब ऐसा कंडीशन होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उस आइसोलेशन स्टॉपिंग को खोलने का डिसाइड किया जाता है कि नहीं, अब जो आग है वो बुझ चुका होगा। अब सवाल है कि ऑक्सीजन के साथ आग का क्या संपर्क। जब फायर चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल्स में समझाऊंगा कि ऑक्सीजन और फायर में क्या रिलेशन होता है, फिर भी बेसिक समझ लेते हैं। देखो जब कभी आग लगेगा ना बाबू, आग लगेगा ना, तुम घर में भी टेस्ट कर सकते हो। एक मोमबत्ती को जला लो, है ना, कुछ नहीं, घर में एक मोमबत्ती वगैरह मिल ही जाएगा, और कुछ मत करो, उस मोमबत्ती के नीचे पानी रख दो पहले थोड़ा सा, और उसको एक गिलास से ढक दो। तो तुम नोटिस करो, कांच का गिलास रहेगा तो ज्यादा बेहतर है, तुम देखोगे क्या कि मोमबत्ती बुझ गया है, मोमबत्ती थोड़ा देर जलने के बाद बुझ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कमी, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन के कारण ये बुझ जाएगा। ऑक्सीजन कम मिलेगा इसको, और ये क्या होगा बाबू, ये बुझ जाएगा। तो जब कभी आग कहीं लगा हुआ रहता है, तो आग लगने के लिए, आग लगे हुए रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन चाहिए। अगर कहीं पर भी आग लगा हुआ है तो उस आग को कंटिन्यू लगे रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ऑक्सीजन है। तो साइंटिस्ट लोग, हम लोग का क्या दिमाग लगाया, वो बोला कि आइसोलेशन स्टॉपिंग के अंदर आग लगा हुआ था, बोला हाँ आग लगा हुआ है। तो एक काम करते हैं, अगर ऑक्सीजन अगर वहां पे कम हो जाए, यानी ऑक्सीजन लगभग नियरली अबाउट 0% हो जाए, इसका मतलब आग बुझ गया है। बोलो बिल्कुल बुझ गया है। तो हम लोग, वो लोग दिमाग क्या लगाया कि एक काम करते, जो आइसोलेशन स्टॉपिंग बना है ना, हम लोग वहां पे क्या करते हैं, हम लोग ऐसा कर देते हैं कि वहां पे ऑक्सीजन चेक करेंगे। तो शील्ड ऑफ पैनल में ऑक्सीजन चेक किया, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, 0% के लगभग आ गया, इसका मतलब वहां पे आग बुझ गया। अब उसको आपको खोलना है, अब उसको क्या करना, आपको खोलना है। तो जाके ऐसे खोल नहीं दोगे ना, खोल गए, घुस गए, तो उसमें फिर क्या होगा, अगर मान लो ऑक्सीजन 0 था और अचानक ऑक्सीजन मिला, कहीं थोड़ा बहुत आग हुआ, तो फिर से आग पकड़ लेगा। इसका एक तरीका होता है, टेक्निक होता है। कैसे टेक्निक होता है, इसको हम लोग कभी क्लास में चाहोगे तो डिस्कशन कर सकते हैं,
तो इसी समय ना आपका लार्ज डाया पाइप या एयर ब्लीडिंग पाइप का यूज है ना। इसका क्या होता है, इसका लार्ज डाया पाइप या एयर ब्लीडिंग पाइप का इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है मैं समझा देता हूं। मान लो ये आपका पैनल है, मैं समझा देता हूँ बेसिकली, आप समझ लो। मान लो आपका क्या ये पैनल है ना, ये आपका पैनल है, ठीक है। मैं पैनल सिंबल बनाता हूँ, बहुत टाइम लगेगा ऐसे बनाने में, समझ लो पैनल है, ठीक है। अब इसका इंटेक क्या है मैं समझ लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा इंटेक पार्ट था, ठीक है, और ये मैं मान लेता हूँ एक मोटा मोटी एक रिटर्न पार्ट था, मतलब हवा इधर से इंटेक हो रहा था और इधर से रिटर्न हो रहा था, ऐसा मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो जब देखो पैनल को सील करना होता है ना कभी, तो सील करना होता है, और जब उसमें प्रॉपर्टी रहती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लार्ज डाया पाइप लगा देते हैं आइसोलेशन स्टॉपिंग में। अब प्रॉपर्टी अंदर में बहुत सारा कोयला छूटा हुआ है, इसका मेरा टारगेट ही है कि फ्यूचर में मुझे इसको ओपन करना है। तो थोड़ा सा काम किया और इतना कोयला तुम्हारा इतना इतना वर्क हो चुका है, वर्क हो गया, और ये वाला ड्यू वर्क अभी तक काम नहीं हुआ है ना, ड्यू वर्क इतना काम बाकी था, और इतना में क्या हो गया, बंद करना पड़ा। तो तुम क्या करोगे, जब सील करोगे ना, तो यहाँ पर एक लार्ज डाया का पाइप एक सेट कर दोगे पहले से, जो बंद रहेगा, प्रॉपर तरीके से बंद रहेगा, खुला नहीं रहेगा, बंद रहेगा। जब तुम इसको सील्ड ऑफ को खोलोगे बाबू, सबसे पहले क्या करना होता है, इस पाइप को खोलना होता है और इसको थोड़ा वेंटिलेट करना होता है। इसका पर्पस क्या होता है, इसको खोल के वेंटिलेट करना होता है, कि देखना होता है वेंटिलेट करके कि ये किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले 7 दिन के बाद, कम से कम 7 दिन के बाद क्या होता है, इसको इंस्पेक्शन करके देखना होता है कि क्या इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है, क्या कहीं आग तो नहीं पकड़ रहा ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये होता है पहले, और सबसे पहले रीओपनिंग ऑफ द सील्ड ऑफ एरिया जो होता है ना, पहले कौन करता है आपको पता होना चाहिए। इसके लिए रेस्क्यू टीम होना चाहिए, प्रॉपर रेस्क्यू टीम। जैसे मान लो तुम बंद कर दिया, आग लगा तो तुम बंद कर दिया, ठीक है, अब इसको रीओपनिंग करना, तो तुमको क्या लग रहा है ऐसे खोल दोगे, नहीं, पहले तुम ऑक्सीजन चेक किए, सारा कंडीशंस वगैरह देखे, कवर डायग्राम वगैरह अपलोड करके देखे क्या उसमें क्या है कंडीशन, तो आग लगने का खतरा एकदम खत्म हो गया। आग लगेगा ना, फायर होगा ना, एक्सप्लोजन होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब सब चीज जांच कर ले उसके अनुसार, ठीक है। उसके बाद एक दिन डिसाइड किया क्या रीओपनिंग करना ऑफ शील्ड ऑफ एरिया, उसके लिए फिर रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन ले लिया। फिर रेस्क्यू टीम को सेफ को खोलवाना पड़ेगा, वो जाके जांच करेगी अंदर का कंडीशन क्या है, वहां का एयर सैंपल लेगा, एयर सैंपल लेके आके फिर से उसको बंद कर दिया जाएगा। फिर एयर सैंपल का जांच होगा कि अंदर का क्या कंडीशन है। फिर जांच करने में ठीक मिलने के बाद फिर ये 2 पाइप है ना, इसको खोल के इसमें वेंटिलेट करना होगा। अगर ठीक ठाक मिला तो कि हाँ सब कुछ ओके है, तो फिर से इसको क्या करना, वेंटिलेट करना होगा। यहाँ चलो इसको वेंटिलेट करते, मोटा मोटी 2-3 महीना, 1-2 महीना तो वेंटिलेट करो अच्छा से। जब पूरी तरह से वेंटिलेट हो जाएगा, फिर तुम इसको थोड़ा खोलोगे, फिर थोड़ा दूर तक जाके देखोगे कितना अच्छा कंडीशन हुआ, कितना ठीक ठाक हुआ। कम से कम 7 दिन, इसको खोलने के 7 दिन के बाद हम लोग जांच करके देखते हैं क्या सब चीज ठीक ठाक है कि नहीं। तो एयर ब्लीडिंग पाइप का बस काम इतना ही कि इसको वेंटिलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर तुमको इमीडिएट बंद करना पड़ा तो इसको तुम तुरंत बंद कर सकते, बस यही काम। एक ऐसा पाइप इंस्टॉल करते हैं जो कि क्या हो, इमीडिएट काम करता है, और इसको बंद करने के बाद तुरंत बंद कर सकते हैं तुम लोग। तो मोटा मोटी यहां समझ में, आप इस पे एमसीक्यू लिख लेते हैं, ठीक है। ये एयर ब्लीडिंग पाइप होगी, इसका एमसीक्यू। तो आप सबसे पहले काम क्या है इसका, इसको लगाते कहां है, ठीक है, इसका लोकेशन क्या होगा, ठीक है, उसका डायमेंशन क्या होगा, कहां लगाएंगे, इसका लोकेशन, ठीक है। इसका लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या, इसका लोकेशन कहां लगाएंगे। इसका लोकेशन होगा डिग्री 2 एंड डिग्री 3 माइंस में, इसमें लगाएंगे, ठीक है, इसमें हम लोग लगाते हैं, ठीक है। और इसका बात करते हैं एक नंबर के बाद दूसरा नंबर, इसका डाया कितना होता है, डाया, बार बार डाया बढ़ा है तो डाया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 45 सेंटीमीटर का डाया होता है, 45 सेंटीमीटर डाया होता है। ये पाइप का डाया कितना होता है, 45 सेंटीमीटर डाया होता है। और इसमें क्या होता है ना, सूटेबल वाल्व होता है, सेल बी प्रोवाइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूटेबल वाल्व। एक बढ़िया अच्छा सा वाल्व प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि तभी तो उसको तुम बंद कर पाओगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर क्या इंपॉर्टेंट है, और क्या इसमें खास बात है, और क्या खास बात होता है, इसको कहां कहां लगाएंगे, मतलब पैनल में कहां लगाएंगे। अच्छा यहाँ पे लोकेशन में लिखा है, माइंस लिख लो, कौन कौन सा माइंस, माइंस वर्ड ज्यादा सुटेबल है यहाँ के लिए, माइंस लिख लो, ठीक है। अब लोकेशन नीचे वाला लिख लो, लोकेशन कौन जगह लगाएंगे, माइंस में तो डिग्री 2 डिग्री 3 माइंस हो गया। अब 3 नंबर पे लोकेशन लिखो, तो दोनों साइड लगाना होता है, इनटेक में भी और रिटर्न में भी, बोथ साइड। कौन कौन बोथ साइड, इनटेक एंड रिटर्न ऑल्सो, क्योंकि रिटर्न इनटेक, क्योंकि तभी ना उसमें तुम वेंटिलेट करोगे। अगर इनटेक में लगाओगे तो हवा जाएगा, निकलेगा कैसे, दोनों साइड लगाना होगा, दोनों को खोलते एक साथ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट में लिख रहा है, दैट इज द पर्पस, इसको सबसे पहले लिखना चाहिए था, तो चलो कोई बात नहीं, पर्पस को लास्ट में लिख देते हैं। पर्पस क्या होता है समझाया था ना, फिर भी लिख लो पर्पस, पर्पस मैं भूल गया हूं। पर्पस, इसका मेन पर्पस क्या होता है,
इसका मेन पर्पस यही होता है, ठीक है, टू इनेबल द ब्लीडिंग ऑफ शील्ड ऑफ एरिया, ब्लीडिंग फॉर एयर ब्लीडिंग लिखो, एयर ब्लीडिंग, फॉर एयर ब्लीडिंग इन शील्ड ऑफ एरिया। शील्ड ऑफ एरिया में ना एयर ब्लीडिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मोटा मोटी कुछ बातें रहा, ठीक है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं लार्ज डाया पाइप, ठीक है, और एयर ब्लीडिंग पाइप से रिलेटेड, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लो। ये होता है, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज आप नोट कर सकते हो, इसी में इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताया था थोड़ी देर पहले, कि फर्स्ट इंस्पेक्शन कब होता है ना, आफ्टर रीओपनिंग, ठीक है। 5 नंबर लिख लो इसको भी, फर्स्ट इंस्पेक्शन आफ्टर रीओपनिंग, रीओपनिंग ऑफ शील्ड ऑफ एरिया। तो फर्स्ट इंस्पेक्शन कब करते हैं, रीओपनिंग करने के बाद कब किया जाता है, तो इसको करते हैं, ठीक है, मोर देन 7 डेज, 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद नॉर्मली इंस्पेक्शन किया जाता है, जाके देखा जाता है उसका क्या पोजीशन है। तो मोटा मोटी आपका ये हो गया, आप जल्दी से इसको देख लो क्या क्या इसमें नहीं है, ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, एग्जाम देने के बाद अगर आप लोग के मन में कोई डाउट हो भी कि सर ये सवाल वो सवाल को लेके, तो आप लोग ना मुझे लास्ट में क्लास एंड होने के बाद एक बार आप पूछना जरूर, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। कोई डाउट मत रखना बाबू, चाहे जो हो जाए, कुछ भी पढ़ाई करो, डाउट्स क्लियर करके पढ़ना, चाहे जो कुछ भी हो। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो 1 से लेकर 5 पॉइंट के बीच, तो आप जरूर बताओ मुझे, मैं इसको ठीक कर दूंगा। लेंथ के बारे में कोई जिक्र नहीं, लेंथ क्या होता है, आप तो इनसाइड द आइसोलेशन स्टॉपिंग से बाहर की ओर होता है। 7 दिन ये है ना, 7 दिन आफ्टर 7 डेज, मोर देन 7 डेज का मतलब है कि देखो, जब फर्स्ट इंस्पेक्शन करना है, मान लो तुम शील्ड ऑफ एरिया खोला, तो उसके अंदर जाके जांच करना होगा ना, तो खोलने के साथ नहीं घुस जाता कोई आदमी, तुम खोल के किसी को नहीं भेज दोगे कि जाओ देख के आओ, नहीं, कम से कम 7 दिन तक वेट करना है, उसके बाद जाना अंदर। ओवरमैन इंस्पेक्शन, वेरी गुड, ओवरमैन इंस्पेक्शन करता है, कम से कम ओवरमैन रैंक आदमी होना चाहिए इसमें, है ना। तुम सवाल पूछ रहे, सही है सर, फर्स्ट डिग्री में फायर होगा तो पाइप नहीं लगाएगा क्या, फर्स्ट डिग्री में फायर होगा तो पाइप लगाएंगे नहीं क्या, ये जो है ना पाइप, देखो जहां पर अगर देखो, ये तो कंपलसरी है ना, डिग्री 2 डिग्री 3 तो कंपलसरी, फर्स्ट डिग्री में जहां फायर होगा वहां पर भी लगाएंगे, एकदम सही, वो लगाएंगे, वहां लगाना पड़ेगा, इसको लिख लो आप लोग ना। डिग्री 1 में अगर फायर, अगर देखो डिग्री 1 में फायर नहीं, अगर पैनल में अगर छूटा हुआ है तो फायर होगा तब लगाएंगे, हाँ बिल्कुल लगाएंगे, फायर होने से लगाएंगे, फर्स्ट डिग्री में लगाएंगे। जिस पैनल में या जिस डिस्ट्रिक्ट में आग लगा वहां लगाएंगे। अगर मान लो पैनल में अगर तुम कंट्रोल कर पा रहे तो पैनल में लगाओ, और नहीं तो पैनल से बाहर अगर आग फैल गया है, नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो डिस्ट्रिक्ट में लगाओ, जहां पर तुम्हारा कंट्रोलिंग है वहां पे लगाओ। फायर सिम, ये जो है ना, ये वाला डेटा है ना, ये मेरे पास एक्चुअली नहीं था, मैं जस्ट ये इसको ना, ये जो आप लिखे अभी जस्ट ये वाला ना टॉपिक, ये वाला, ये जस्ट एक स्टूडेंट के बोलने पर मैं लिखा हूं, है ना। इसको थोड़ा सा एक बार चेक कर लूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा, इसको फिर भी आप लिख के रख लो, ठीक है, इसको चेक करके एक बार चेक कर लेंगे कि क्या इसमें कंडीशन है, पर फिलहाल इसको लिख के रखो, मेरे पास तो ये वाला नोट्स में था, है ना। फायर लगने के बाद 2nd डिग्री में आ जाता है ना सर, नहीं ऐसा नहीं होता है, फायर लगने के बाद 2nd डिग्री नहीं होता है, डिग्री वही रहता है, डिग्री ऑफ गैसीनेस ना, वो उसके बारे में सीएमआर में जिक्र जो किया गया है 168 और 9 में है शायद, तो उसमें जो जिक्र किया है उसके अनुसार आपको करना होगा। तो मोटा मोटी सवाल आपका समझ में आ गया, यहाँ पे अब हम आगे पढ़ाने दो मुझे, क्योंकि और भी कुछ टॉपिक्स है डियर स्टूडेंट जो मुझे पढ़ाना है ना, नहीं पढ़ाने दोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक क्या, नहीं तो फिर लगेगा सिलेबस छूट रहा है ना, वो पढ़ाना पड़ेगा सारी चीज। हाँ, 20 मार्क्स का टेस्ट में स्कॉलरशिप मिलेगा, जो जो लड़का को मैंने मार्क्स देके भेजा है सभी को स्कॉलरशिप मिलेगा, और 10 मार्क्स वालों में भी स्कॉलरशिप मिलेगा। अच्छा एक बात, जब भी आप स्कॉलरशिप का अपना दोगे ना ब्यौरा,
तो अपने साथ आप जो मैं साइन किया हुआ, मेरा एक साइन किया हुआ आपको एक मिलेगा, वो साइन किया हुआ फोटो भेजना। ऐसा नॉर्मल फोटो भेजे अपना फोटो खींच के तो नहीं चलेगा, मेरा साइन किया हुआ एक इनिशियल किया हुआ एक फोटो रहेगा, उसी को भेजना, तो ही आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, कुछ और टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो देखो, तो हम लोगों ने आइसोलेशन स्टॉपिंग, देखो हम लोगों ने क्या क्या जान लिया, समझो। हम लोग वेंटिलेशन स्टॉपिंग पढ़ लिए। वेंटिलेशन स्टॉपिंग क्या होता नहीं होता, पढ़े कि नहीं? यस और नो? हुआ ना? हाँ, आइसोलेशन, ये हो गया वेंटिलेशन स्टॉपिंग, एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर हम लोग आइसोलेशन स्टॉपिंग पढ़े। आइसोलेशन, तो बाबू आपको पता होना चाहिए आइसोलेशन स्टॉपिंग के अंदर ही आता है क्या? प्रिपरेटरी, सेक्शनलाइजेशन, आइसोलेशन, सब इसी का अंदर पार्ट है, तीनों इसी का हिस्सा है ना। अब एक तो सिर्फ बचा, क्या बचा आपका? एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। अब ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। लेकिन इसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि थिकनेस ऑफ स्टॉपिंग्स क्या क्या है, आइसोलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस क्या होता है, इसके बारे में इसी टॉपिक से रिलेटेड एक पार्ट है, इसको आपको करना पड़ेगा। थिकनेस ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग, ठीक है। लिखो, एक टॉपिक लास्ट इसका छूटा हुआ, थिकनेस ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग, ये छूट रहा था। थिकनेस ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग, आइसोलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस अलग अलग जगह अलग अलग है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखो। इस पे ध्यान नहीं देते हो, इसलिए इसको थोड़ा देख लो। कितना कितना थिकनेस आइसोलेशन स्टॉइंग बनाना है उसको देखो, स्टॉइंग और केविंग के हिसाब से, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे गैसीनेस और डिग्री ऑफ गैसीनेस के ऊपर। देखो इसका तीन कॉलम बनेगा, ध्यान से। है ना, थोड़ा सा डायग्राम बना, थोड़ा टेढ़ा चला है, पता नहीं कहा है। देखो, है ना, थोड़ा सा डायग्राम बना, थोड़ा टेढ़ा चला है, पता नहीं कहा है। देखो, ध्यान से देखो, पहला आपका कॉलम बनेगा आपका गैसीनेस के ऊपर, डिग्री ऑफ गैसीनेस, डिग्री ऑफ गैसीनेस, ठीक है। यानी इसमें रहेगा आपका डिग्री 3, डिग्री 1 एंड 2, ठीक है। यहां पर आपका रहेगा मेथड, अगर आप केविंग मेथड में काम कर रहे हो उस हिसाब से केविंग, स्टोइंग। देखो बाबू ध्यान से रखना, अगर डिग्री 3 और केविंग हो तो हमेशा याद रखना आपका जो स्टॉपिंग होगा वो आपका बनेगा 1 मीटर प्लस 4.5 मीटर प्लस 1 मीटर। स्टोइंग अगर हो तो नॉर्मली 1 मीटर का ही होगा, 1 मीटर। अगर डिग्री 1 2 है तो 1 मीटर नॉर्मली चाहिए, ठीक है। सैंड, ये मैं ब्रिक स्टॉपिंग, ये जो स्टॉपिंग है ना ब्रिक से बन रहा है ना, ब्रिक्स का स्टॉपिंग बन रहा है, और इसमें स्टोइंग अगर करोगे तो 0.5 मीटर तक बना सकते हो विद परमिशन। तो ये होता है आइसोलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस के हिसाब से। आप इसको ध्यान से देख लो, इसको भी नोट करके आप रखो कि अगर कभी ऐसा मेंशन किया है स्टोइंग दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आप ऐसे करके बताना, एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। इसको भी आप लिख के रखना, सर्कुलर में दिया गया है, सर्कुलर का नोट है ना, सर्कुलर का ये, ठीक है, सर्कुलर का नोट है, इसको आप लिख ले रखो। तो मोटा मोटा थिकनेस, तो अभी ये वाला जो आप देख रहे हो ना ये स्टूडेंट, ये वाला ये क्या है, यही वाला मेरा, इसी के बारे में पढ़ना हमको। ये क्या है मेरा, ये एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स में जानना है, ठीक है। एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग क्या होता है, इसका जांच क्या करते हैं नहीं करते, इसके बारे में पढ़ना है, इसी के बारे में पढ़ना है, इसी के बारे में जानना है, ठीक है ना। चलो ये जल्दी से नोट डाउन कर लो, और इसके ऊपर नोट लिखवाएंगे, इस पे हम लोग करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर होगा। मिटा देते हैं। देख,
तो सबसे पहला इसमें क्या हम लोग को जानना है बाबू, सबसे पहले इसमें जानना है क्या, जो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक है क्या, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग, वो जानेंगे और उसका कनेक्शन यहां से भी है ना। तो लास्ट एक टॉपिक स्टॉपिंग में पढ़ना होगा एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। तो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, नोट करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट, इसका पर्पस, ठीक है, पर्पस, इसका क्यों बनाने का जरूरत पड़ा, इसका पर्पस क्या है। सबसे मेन पर्पस तो यही है कि एक्सप्लोजन प्रूफ, तो एक्सप्लोजन प्रूफ मतलब जैसे वाटर प्रूफ, तो वाटर को रेजिस्ट कर सकता है, तो एक्सप्लोजन प्रूफ मतलब एक्सप्लोजन को रेजिस्ट कर सकता है। तो टू बियर द एक्सप्लोजन, इसका मेन पर्पस यही है, टू रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब रोकना, या बियर मतलब सह सकता है ना, बर्दाश्त करना मतलब सहन शक्ति। तो बियर द एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन को बर्दाश्त करने का क्षमता होता है, इसीलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो पहला बात ये हो गया। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्या है, कंडीशन, किस कंडीशंस में बनाएंगे इसको हम लोग, कंडीशन को देखते हैं। देखो नॉर्मली हम लोग क्या बोले थे, कंडीशन, तो कंडीशन हम लोग जैसा भी देखे थे कि डिग्री 3 में तो बनाना ही होता है, इन डिग्री 3 माइंस डिग्री 3 माइंस, ठीक है। लेकिन अगर डिग्री 1 एंड 2 में, ठीक है, इफ CH4 एक्सिड 2%, अगर मीथेन मेरा एक्सिड 2% से ज्यादा होगा ना तो भी बनाना पड़ेगा। डिग्री 3 में तो बनाना ही होता है, लेकिन अगर मेरा क्या बोलता है, अगर मीथेन अगर 2% से अगर ज्यादा होगा तो भी हमको बनाना होगा। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बन रहा है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लिखवाए थे, उसमें आप लोग देखे होंगे जो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग है, जो 4.5 मीटर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4.5 मीटर का जो साइज जो केविंग में लिखा हुआ था, है ना, स्टोइंग में नहीं लिखा हुआ था। और यहाँ पे देखिए डिग्री 3 में माइंस बोर है, मतलब ऑल डिग्री 3 माइंस, बाबू जानते यही एप्लीकेबल है। डिग्री 3 माइंस है ना, चाहे स्टोइंग करो या केविंग, जहां पर भी डिग्री 3 माइंस होगा ना, वहां पे 2% से ज्यादा मीथेन तो स्वाभाविक मिलेगा ही मिलेगा। तो वहां पर आपको क्या करना है, डिग्री 3 माइंस में हमेशा आपको एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाना ही पड़ता है। ये जो नियम है ना, ये सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है कि मीथेन जहां 2% ज्यादा है, चाहे डिग्री 2 हो, डिग्री 3 हो या डिग्री 1 हो, कुछ भी माइंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग होना चाहिए। तो डिग्री 3 माइंस चाहे केविंग करो स्टोइंग, आपका काम वहां पे एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाना ही पड़ेगा, वो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग होता ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर चीफ इंस्पेक्टर परमिशन देता है, विद द परमिशन ऑफ द CI, अगर आप लेते हो तो आप वहां पे आप 1 मीटर का भी बना सकते हैं, अगर वो देता है तो, ठीक है, नहीं तो आपको केवल बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इसका थिकनेस पे बात करें तो थिकनेस कितना होता है, थिकनेस, इसका जो थिकनेस होता है आपका होना चाहिए कितना, 6.5 मीटर टोटल थिकनेस होता है। कैसा होता है, इसमें होता है आपका 1 मीटर, ठीक है, ये क्या होता है 1 मीटर प्लस 4.5 मीटर प्लस 4.5 मीटर, सॉरी माफ करना, 1 मीटर प्लस 4.5 मीटर प्लस 1 मीटर। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं 1 मीटर क्या होता है। ये जो 1 मीटर आप देख रहे हो, ये होता है आइसोलेशन स्टॉपिंग, एक होता है ना, आइसोलेशन स्टॉपिंग होता है, ये आइसोलेशन स्टॉपिंग होता है। 4.5 मीटर जो देख रहे हैं आप, 4.5 मीटर, ये 4.5 मीटर क्या होता है, 4.5 मीटर क्या होता है, इनफ्लेमेबल मटेरियल भरा होता है, जो नॉन कंबस्टिबल मटेरियल जिसको बोलते हैं, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल भरा होता है। बता देते कैसे बनता है 1 मीटर, फिर क्या होता है, आइसोलेशन स्टॉपिंग होता है। समझा देता हूं मैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, देखो, ठीक है, ये होता है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा बात है सैंपल टेकन फ्रॉम इनसाइड आइसोलेशन स्टॉपिंग। इसका सैंपल कब लेंगे हम लोग, सैंपल टेकन फ्रॉम आइसोलेशन स्टॉपिंग, 4 नंबर, सैंपल टेकन फ्रॉम आइसोलेशन स्टॉपिंग। सैंपल मतलब कौन सा सैंपल, एयर सैंपल, एयर सैंपल टेकन नेवर, कभी जरूरत नहीं पड़ता है। जब एक्सप्लोजन प्रूफ तुम बना दिया ना, तो जरूरत नहीं उसका एयर सैंपल का जांच करवाने का। अब ध्यान से सुन लो, समझ लो, मैं फिर से बता रहा हूं, देखो फिर से समझा रहा एक बात को, क्या है देखो, जैसे मान लो कोई माइंस में रहा है, ठीक है, तो माइंस में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एक पैनल के चारों तरफ ना हम लोग जो स्टॉपिंग बनाते हैं, तो कौन सा स्टॉपिंग बनाते हैं, एक पैनल के चारों तरफ हम लोग बनाते हैं आइसोलेशन स्टॉपिंग, ठीक है, आइसोलेशन स्टॉपिंग। लेकिन मान लो बाबू की जो पैनल था आपका, ये पैनल में ऐसा कंडीशन आ गया कि इसमें मीथेन 2% से ज्यादा हो गया, मीथेन कितना हो गया, 2% ज्यादा, तो आपको क्या करना होगा, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाना होगा। यानी आपका स्टॉपिंग क्या होगा, एक्सप्लोजन प्रूफ बनाना। क्यों, क्योंकि मीथेन जैसे ही 2% ज्यादा होगा तो चांसेस क्या है
कि अपना रेंज में आ जाए। इसका रेंज कितना 5.4% से लेके 14.8% पे एक्सप्लोसिव लिमिट है इसका। 14.8% तक ये ब्लास्ट कर सकता है। तो अगर इस रेंज में अगर मीथेन हो जाए तो ब्लास्ट कर सकता है। तो 2% आने का मतलब ये कि अल्टीमेटम आपको मिल गया यहाँ पे कि मीथेन इतना लिमिट में पहुंच सकता है जहां से ब्लास्ट हो जाए। तो अगर मीथेन एक्सप्लोजन होता है माइंस में, स्टॉपिंग के अंदर भी ब्लास्ट होगा ना, तो इसका इफेक्ट इतना होगा कि बाहर तक इसका इफेक्ट जाए और बाहर के चीजों को भी नुकसान पहुंचाएगा। ये 100% नुकसान पहुंचाएगा। तो जो आपका आइसोलेशन स्टॉपिंग जो तुम बनाए थे 1 मीटर वाला, वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ और साइज का नहीं होता कि जो इस एक्सप्लोजन को बर्दाश्त कर पाए। तो हम लोग दिमाग लगा क्या करते हैं, तो दिमाग लगा बोला जाता है कि आप ऐसा स्टॉपिंग बनाइए जो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग? मतलब ऐसा स्टॉपिंग होना चाहिए जो एक्सप्लोजन को बर्दाश्त कर पाए। अब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले 2 दीवार बनाया जाता है। कितना? 1 मीटर का। 1 मीटर का आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं, ठीक है। अब बीच में 4.5 मीटर तक, बीच में 4.5 मीटर तक, ध्यान सुनो, बीच में 4.5 मीटर तक ना हम लोग फिलअप कर देते हैं। क्या भर देते हैं हम लोग? नॉन कंबस्टिबल मटेरियल को हम लोग भर देते हैं 4.5 मीटर तक। अब फिर से क्या करते हैं, 1 मीटर का आइसोलेशन स्टॉपिंग बना देते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। यानी टोटल थिकनेस कितना हो गया? 1 4.5 फिर 1 1 4.5 प्लस 1 यानी 6.5 मीटर। यानी फुल थिकनेस कितना हो गया ये? तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं इसको हम लोग एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग को। और इसमें कोई ये नहीं रखना होता, क्या बोलता तुम्हारा, किसी तरह का क्या बोलता है कि हम लोग ये रखने का जरूरत नहीं पड़ता है कि कोई सैंपल पाइप देने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना पावर होता है इसका कि एक्सप्लोजन को बर्दाश्त कर सकता है। तो अंदर में मीथेन कुछ भी बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बना के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैनल को सबको ये मतलब सील्ड करते हैं, उसको बचाते हैं एक्सप्लोजन से। 2% मतलब हमें इंडिकेशन दे रहा है एक्सप्लोजन प्रूफ आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाओ। हाँ एकदम सही, बिहाइंड आइसोलेशन। डिग्री 3 में तो बनेगा ही, डिग्री 3 में बनाना ही होता है ना, डिग्री 3। तो ये मोटा मोटी हो गया इसमें आपका स्टॉपिंग के बारे में, जितना टॉपिक था स्टॉपिंग के बारे में, सारा टॉपिक स्टॉपिंग। बाबू एक काम करना आप लोग, थोड़ा थोड़ा डायग्राम बनाना, और हर नोट्स के बाद ना जो भी पॉइंट तुम जैसे स्टॉपिंग पढ़े थोड़ा जगह छोड़ दो, आइसोलेशन स्टॉपिंग पढ़ा थोड़ा जगह। तो माइनिंग ना समुंदर है, पहला बात तो ये जान लो, समुंदर है, हर टॉपिक अपने आप में समुंदर होता है। अब माइनिंग तो बहुत बड़ा समुंदर है पहला। तो कुछ चीजें ना हमेशा अपडेट होगी, नया सर्कुलर बनेगा, नया नियम बनेगा, तो उसमें ना आपको अपडेट करके चेंजेस लिखना पड़ेगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या होता है, कुछ पॉइंट्स हमेशा ना छूटने का डर रहता है, क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है। अभी चीज मान लो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है आज से 1 साल बाद, 6 महीना बाद वो इंपॉर्टेंट बन जाए, कुछ चीज दिमाग में आया और नया चीज। तो हमेशा जब भी पॉइंट लिखो ना, तो थोड़ा सा जगह छोड़ के रखो ताकि उसको हम लोग अपडेट कर पाए, ठीक है। तो ये मोटा मोटी कुछ सेशन रहा। अब आप लोगों का जो डाउट सेशन है, पहले डाउट सेशन पे ले लेते हैं हम लोग। अभी तुम लोगों का एक क्लास और लगना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। सिर्फ बेसिक वेंटिलेशन में एक क्लास लगना चाहिए। इसके बाद तो बहुत है यार, एक क्लास और लगे। एक काम करते हैं, डाउट सेशंस को पहले कर लेते हैं और एक क्लास लगे उसमें हम लोग इसको पूरा खत्म कर देंगे। तुम लोग एमएमबी पढ़ चुका है, एयर क्रॉसिंग पढ़ चुका है, ऑक्सिलरी फैन पढ़ चुका है, ठीक है। और बूस्टर फैन पढ़ा है कि नहीं? यस नो? बूस्टर फैन पढ़े बाबू? नो बूस्टर फैन नहीं पढ़े। अरे यार बूस्टर फैन बाकी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सब तो एग्जाम नहीं है ना, टाइम मिलेगा सब तो अच्छा टालने का। अच्छा देखते हैं, संडे का दिन आप लोगों का क्लास हो सकता है, एकदम चांसेस है संडे के दिन क्लास होने का, ठीक है। संडे का दिन आप लोगों का चांसेस एग्जाम होने का। बूस्टर फैन ना 10-12 पॉइंट है, उसको एक्सप्लेन करना होगा यार, ठीक है। चलो अब आप लोग अपना सवाल पूछो। रुको एक मिनट, धीरे 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 धीरे। ओम प्रकाश का सवाल, रुको एक मिनट, रुको रुको रुको, मैसेज मत करो, रुको सवाल देखना दो। ओम प्रकाश का सवाल है, जनरल शिफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में टोटल 4 शिफ्ट होगा जनरल, तो फर्स्ट शिफ्ट होता है सर? नहीं नहीं, ओम प्रकाश कभी जनरल शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट नहीं होता है, जनरल शिफ्ट अलग होता है। जनरल शिफ्ट को मेंटेनेंस शिफ्ट भी बोला जाता है,
जनरल शिफ्ट का क्या होता है, मेंटेनेंस शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट अलग होता है। देखो, एक शिफ्ट होता है केवल प्रोडक्शन करना, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल प्रोडक्शन होता है, और एक शिफ्ट होता है केवल मेंटेनेंस के लिए। हर माइंस में ही नियम है ना, कुछ मेन पावर को अतिरिक्त रखा जाता है जो मेंटेनेंस में काम आता है। इसमें तुम्हारा क्या होता है, सपोर्ट गेंग वाले होते हैं, रूफ बोल्टिंग वाले होते हैं, ठीक है, कन्वेयर जो आगे बढ़ाना उसके लिए मेन पावर होता है, मेंटेनेंस वाला होता है, ठीक है ना, तो वहां पे काम आएगा। सुमित का एक सवाल है यूट्यूब पर कल, क्या है, डिप्लेयरिंग सपोर्ट गोफेज ऑटो वार्निंग टिल्टिल डिप्लेयरिंग। सुमित, ये चीज ना जो तुम बोले हो ना, एक बार ना हम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भी तुम भेज सकते हो, तो खैर ओपन है सबके लिए। लेकिन अगर जनरल टॉपिक दो, देखो वो सुमित, एक बात आप सब समझ लो, वो हर एक स्टूडेंट को समझना चाहिए कि हम लोग जो भी टॉपिक तुम पढ़ोगे ना, जो भी टॉपिक तुम बोलोगे, ये सारा टॉपिक आपको मैं क्लास में करवाऊंगा ही, क्लास में होगा ही होगा। इसलिए तुम लोग ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करो जो क्लास में नहीं होगा, जो क्लास में मैं बताऊंगा नहीं, जो टाइम वेस्टिंग है, जिसमें आपको लगता है क्लास में इस पे डिस्कशन नहीं करके जनरल तरीके से डिस्कशन करना चाहिए, जिसमें जैसा हो गया, क्या हो गया, बुक्स के बारे में हो गया। चलो ये देखो, ये क्या ना, ये क्या है कि ऐसा जानकारी है जो एक क्लास में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा कभी, जनरल तरीके से डिस्कशन करने में ज्यादा मजा है। तो ऐसे टॉपिक्स हो गए। फिर तुम जैसा बोल सकते हैं कि सर एमसीक्यू डिस्कशन कर दीजिए कोई टॉपिक का, वो एमसीक्यू हो गया। देखो पर्टिकुलर कोई पॉइंट बोल सकते हो, जैसे तुम बोला कि सर सपोर्ट, तुम बोल दिया सपोर्ट, वर्ड तुमको बोलने में तुमको लगा 1 सेकंड, लिखने में लगा 3 सेकंड, लेकिन मुझे पढ़ाने में लगेगा 3 दिन। तुम समझो इस बात को। तो ऐसे टॉपिक आपको सेलेक्ट करना है बाबू, जो आपको क्या तुरंत खत्म हो जाए। तो जैसे 5 मिनट 10 मिनट का टॉपिक, तब ना मजा है, तब ना यूट्यूब में मतलब मैं ले पाऊंगा। अब तुम बोलेगा सर ऐसा बता देगा कि पूरा पढ़ाते रहिए, थोड़े ना, यूट्यूब में तो वीक में 1 दिन क्लास होता है, तो कैसे वहां पे करेंगे इस बात को, है ना। चलो ये देखो, आपका जो सवाल था, मैं फिर से सवाल को जो आप लोगों को मैं देखा था, मैं डाला था आपको अभी एमसीक्यू के माध्यम से पूछा था। आप देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या, देखो जनरल शिफ्ट में कितना, 22 व्यक्ति, फर्स्ट शिफ्ट में कितना, फर्स्ट में 38 व्यक्ति, है ना, सेकंड शिफ्ट में कितना था, 36 व्यक्ति, और थर्ड शिफ्ट में कितना था, 34 व्यक्ति। अब प्रोडक्शन कितना हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था मेरा उस माइंस में 150 टन, 150 टन था। और आपसे पूछा गया था बाबू क्या, कितना क्वांटिटी एयर चाहिए, एयर क्वांटिटी कितना होना चाहिए, किसमें एयर क्वांटिटी कितना होना चाहिए, एलवीसी में, है ना, ये सवाल था, है ना, ये सवाल था। तो देखो इसमें आपको एक बात समझ लेना पड़ेगी, 2 तरह से हम लोग निकालते हैं इसको। एक नंबर निकालते हैं आपका मेन पावर के हिसाब से, मेन पावर हिसाब से निकलता है, मेन पावर हिसाब से निकलता है, ठीक है। और दूसरा नंबर किसके हिसाब से निकलता है, दूसरा नंबर आपका निकलता है प्रोडक्शन के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से। तो हम लोग दोनों हिसाब से निकालेंगे। तो मेन पावर के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट शिफ्ट लेना पड़ेगा। देखो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, अगर मान लो फर्स्ट शिफ्ट वाला आदमी अगर 6 बजे आ रहा है, तो सेकंड शिफ्ट वाला 2 बजे आएगा उसके जाने के बाद, थर्ड शिफ्ट वाला आपका रात में 10 बजे आएगा उसके जाने के बाद। तो हर का अलग अलग टाइमिंग है ना। तो लेकिन जनरल शिफ्ट ना हर के साथ काम करेगा। जनरल शिफ्ट ऐसा शिफ्ट होता है ना कि जो फर्स्ट शिफ्ट के साथ भी रहता है, सेकंड के साथ भी रहता है, और नाइट के साथ भी होता है ना। तो मोटा मोटा यही था डेटा, हमको लग रहा शायद ये 36 था और ये 38 था, ऐसा कुछ था, मतलब यही था, है ना, 38 था, ये था मोटा मोटी। तो आप अगर ध्यान से देखोगे बाबू, आप क्या नोटिस करोगे यहाँ पे कि जो सबसे ज्यादा मेन पावर आपको मिलेगा, कहां पर मिलेगा, 38 और 22, ये दोनों मिलकर सबसे ज्यादा मेन पावर बनेगा। इसमें भी कम होगा और इसमें भी कम होगा, सबसे ज्यादा ये मिलेगा। मतलब कितना मेन पावर हो गया, सबसे ज्यादा आपका हो गया 22 प्लस 38, यानी टोटल मेन पावर कितना हो गया आपका, 60 हो गया। तो 60 आदमी के हिसाब से आपको हवा कितना चाहिए खदान में, 60 आदमी के हिसाब से आपको कितना खदान में हवा चाहिए, तो चाहिए 60 गुना 6 मीटर क्यूब पर मैन के हिसाब से होता है, तो 60 मीटर क्यूब प्रति मिनट, इतना हवा आपको भेजना चाहिए एलवीसी में, ठीक है। इतना हवा कहां होना चाहिए, एलवीसी में होना चाहिए। अब अगर मान लो प्रोडक्शन के हिसाब से देखें, तो प्रोडक्शन कितना हुआ डेली का, ये डेली है ना, ये डेली प्रोडक्शन है ना। डेली प्रोडक्शन कितना यहाँ पे दिया हुआ था, सवाल में था ना डेली प्रोडक्शन, तो कितना था, 150 था। तो 150 हिसाब से कितना चाहिए, 2.5 मीटर क्यूब चाहिए, तो कितना हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दो तो 375 आया था, 375 मीटर क्यूब प्रति मिनट। अब क्या बोलता है, कंडीशन बोलता है कि विच वन इज मोर, क्या बोलता है, विच वन इज मोर। तो आंसर आपका क्या होगा, तो आंसर आपका क्या होगा, विच वन इज मोर। तो दोनों में ज्यादा कौन है बताओ, बोथ नहीं बोल सकते हम लोग, जो ज्यादा, ये वाला ज्यादा है, तो 375 आपको देना है। उसका आंसर जो सवाल था ना, जो आप देखे थे स्क्रीन पे जो सवाल दिख रहा था, उसका आंसर क्या होगा, 375 मीटर के पर मिनट हो जाएगा। तो ये वाला सवाल को मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था क्लास में, इसलिए मुझे लास्ट में फिर से बताना पड़ा, ठीक है। चलो ये वाला हो गया। अब क्या जानना तुम लोगों को, 36 लोगों का मैसेज आ गया है, सर्वेइंग पे सवाल आ रहा है, सर्वेइंग को लेके, ठीक है। मैं डिसाइड कर लूंगा, मैं समझ गया कि आप लोग जो जवाब देना चाह रहे हो, अपने अपने हिसाब से आप लोग जवाब पूछते हो कि सर जैसे आपका जो रिक्वायरमेंट आप वो पूछ रहे हो, है ना। मैं देखता हूँ मुझे क्या बनाना। कल कुछ ऐसा टॉपिक रहे जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। सबसे बड़ा बात, कल यूट्यूब लाइव में आपको क्या मिलेगा,
कल यूट्यूब लाइव में आपको मिलेगा, वेंटिलेशन का डिस्कशन सब पढ़ के आना। हाँ, नॉर्मली सब 3rd डिग्री में आइसोलेशन, स्टॉपिंग, एक्सप्लोजन प्रूफ होता है। ब्रीदिंग और एस्केप एपरेटस बताइए। हाँ, ब्रीदिंग और एस्केप एपरेटस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बताया जा सकता है, एकदम बताया जा सकता है। ये अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किए कि ब्रीदिंग और जो रिवाइविंग, रिसेसिएटिंग, ठीक है, ये जो एपरेटस होता है ना, रेस्क्यू एपरेटस, उसके बारे में क्लास में बताया जा सकता है, अच्छा टॉपिक है। सेप्टिक वाल्व टूटने के बाद क्या करना होता है, फिर से उसको हम लोग बना देते हैं। अगर मान लो कि स्टॉपिंग क्या है कि मेरा इनिशियल स्टेज में है, तो उसको हम लोग फिर से बना देंगे, और एक्सप्लोजन मान लो कंप्लीट है तो उसको बस बना देना और कुछ नहीं करना होता है। थिकनेस ऑफ द आइसोलेशन स्टॉपिंग का चार्ट समझा दीजिए। थिकनेस ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग में तुमको याद होगा कि यहाँ पे हम लोग डिग्री वाइज था कि डिग्री हिसाब से कितना कितना होता है, तो शोइंग करोगे तो उसमें कितना 4.5 मीटर का, एक मीटर का आपको दिया गया है, बस वही है, उसमें कुछ नहीं, उसमें चार्ट में ही बताया गया था। फास्ट ट्रीट करा दीजिए, देखता हूँ कल मैं, ठीक है, जो भी आप लोग का टॉपिक है मैं कल देखता हूँ। आप लोग मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज करना या टेलीग्राम में करना, यहाँ पे मैं उस पर नहीं सोच पाऊंगा। आप लोग टेलीग्राम में करोगे ना तो मैं वहां देख पाऊंगा कि क्या क्या मैसेज आया है, ठीक है। मैं आज एक मैसेज कर दूंगा कि कल का स्पेशल सेशंस में आप लोग को जानकारी चाहिए तो बताइए, लेकिन पहले बुक्स के बारे में जानो कि बुक्स कौन सा पढ़ना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो कल सोच रहा हूँ मैं कम से कम बुक्स के बारे में बताऊं। सर, एमएमपी रिप्लेस के लिए मैनेजर परमिशन चाहिए क्या? एमएमपी रिप्लेस करने के लिए मैनेजर का परमिशन, परमिशन तो आपको देखो, रिप्लेस का मतलब हो गया ना रीइंस्टॉलेशन, है ना। नहीं, रिप्लेस करने के लिए मैनेजर का परमिशन बिल्कुल चाहिए, तो रिप्लेस करके आप उसी जगह लगा रहे हैं, एक प्लेस चेंज नहीं हो रहा है ना, तो मैनेजर परमिशन दे सकता है उसको, बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा। सर, कल मोटिवेशन और बुक्स और वैकेंसी के बारे में बताइए। मनोज, अच्छा तुम्हारा सजेशन है, इसी सजेशन में हम लोग फोकस करेंगे। एक्सप्लोजन प्रूफ में 1 मीटर थिकनेस के लिए परमिशन कौन देता है? सीआई, परमानेंट स्ट्रक्चर है ना, सीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। एयर कोर्सिंग बाकी है और रेगुलेटर भी। रेगुलेटर में ना छोटा सा टॉपिक था वो, उसमें रेगुलेटर में आपको करना ही था, जस्ट कि जो बेसिक एक्सप्लेनेशन था वो इंपॉर्टेंट था, उसमें अगर कुछ होगा तो मैं खोज के लाके करवा दूंगा, ठीक है। मैं इस चीज को लिख लेता हूं। आप क्या बोले? रेगुलेटर बोले, रेगुलेटर, और क्या बोले थे, एक तो क्या बोले थे यार, रेगुलेटर के साथ एक और था ना, कोर्सिंग। कोर्सिंग बाद देखो, ये 2 टॉपिक बाकी है, इसके अलावा आपको बाकी बूस्टर फैन बाकी है, ठीक है, बूस्टर फैन बाकी है। इसके अलावा आपको बाकी क्या है, 3 टॉपिक हो गया, इतना ही लग रहा बाकी है क्या, ठीक है, लगभग एसेसरीज में ही बाकी है। एयरलॉक, एयरलॉक तो हो गया सर, कौन कौन सा बुक पढ़ना है कल देखते हैं, कल यही रखूंगा। सैंपलिंग, चार्ट में जो बताया वो ब्रिक का था, ब्रिक का। एयर स्प्लिटिंग कुछ चीज नहीं होता यार, एसेशनल और डिसेशनल वेंटिलेशन क्या होता है? देखो, टोटल 4 तरह का वेंटिलेशन सिस्टम होता है, एसेशनल है, डिसेशनल है, होमोट्रोपल, एंटीट्रोपल, ये चारों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे दीपेश, ये अभी टॉपिक का पार्ट नहीं है। हम लोग एसेसरीज देख रहे हैं, मंडे से हो सकता है इसको स्टार्ट करें, संडे को इस टॉपिक छूटा इसको करेंगे, ठीक है। ज्वाइंट सर्वे प्लान क्यों बनाते हैं? ट्रायंगुलर मेथड क्या होता है? ये तो सर्वे का पार्ट है पंकज, जो सवाल आप पूछ रहे ज्वाइंट सर्वे प्लान, ज्वाइंट सर्वे प्लान के बारे में फिर मैं बेसिक समझा दे। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि 2 माइंस है, ठीक है, दोनों माइंस में 2 माइंस अगल बगल माइंस है, दोनों में काम हो रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, दोनों माइंस का जो सर्वेयर होता है वो बैठ के ज्वाइंट सर्वे प्लान बनाते हैं कि वो लोग कहां कहां तक वर्किंग के कितना दूर तक पहुंचा है, उसको ज्वाइंट सर्वे प्लान, ठीक है। और दूसरा टॉपिक क्या है, ट्रायंगुलेशन मेथड क्या होता है? ट्रायंगुलेशन मेथड ना एरिया मेजरमेंट करने का तरीका होता है, सर्वे का पार्ट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायंगुलर के रूप में कोई भी पार्ट को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे देखो बाबू, मान लो कि एक तो इरेगुलर शेप का कोई चीज है, उसको हमको एरिया मापना है, तो तुम ट्रायंगल में डिवाइड करके ले सकते हो। जैसे मान लो ट्रायंगल बना दो, तो ये ट्रायंगल का एरिया निकालो, ट्रायंगल का एरिया निकालो, ट्रायंगल का एरिया निकालो, निकल जाएगा पूरा एरिया। तो यही ट्रायंगुलर मेथड है कि जिसके एरिया में एरिया को मेजरमेंट करते हैं। सर, आइसोलेशन स्टॉपिंग और एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग डिप्लेयरिंग में बस बनाएंगे आइसोलेशन स्टॉपिंग और एक्सप्लोजन, आइसोलेशन एक्सप्लोजन प्रूफ जो स्टॉपिंग होगा, हाँ, और डिप्लेयरिंग में केवल बोला नहीं, डिग्री 3 माइंस में बनाना होगा, डिग्री 3 माइंस में होगा। सर, अभी वेंटिलेशन ही और चलेगा कंटिन्यू या टॉपिक चेंज होगा? अब नहीं पढ़ना, अभी हम लोग कोशिश करेंगे वेंटिलेशन पढ़ाया जाए। कुछ बच्चों का जीटी के एग्जामिनेशन भी है शायद,
तो जीटी के एग्जामिनेशन तक हम लोग कोशिश करें वेंटिलेशन हो जाए। देखो एयर वेलोसिटी, एयर सैंपलिंग, एयर मेजरमेंट के ऊपर एक पूरा का पूरा चार्ट है, मोटा मोटी 10 12 15 पॉइंट है कि कितना दिन में एग्जामिन करना होता है, क्या क्या करता है, टेम्परेचर आपका क्या बोलता है, टेम्परेचर का, एयर वेलोसिटी का, एयर क्वांटिटी का, सब चीज के बारे में दिया गया है। एक पूरा का पूरा चार्ट राहुल बना के रखे हम लोग पूरा का पूरा अच्छे से, उसको देखने के बाद तुमको अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसमें सारा चीज जितना भी इधर उधर लिखा गया ना सब उसी में हो जाएगा, सो डोंट वरी। सर जनरल शिफ्ट 8 से 4 ना, डिपेंड करता है सुमंत कि आप कहां पर हो, अगर ईसीएल में चल रहे तो 8 से 4, एनसीएल जाओगे तो 10 से 2, अगर तुम सीसीएल में आओगे तो 7 से 3, तो डिपेंड करता है कि किस जगह पे आप काम कर रहे हो, उस हिसाब से होता है, ये कोई चीज नहीं है कि हाँ 8 से 4 ही होगा। और क्या सवाल है? बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर क्या होता है? प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको टेरेसली का बैरोमीटर बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि 1 मीटर लंबा एक ट्यूब होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें ट्यूब के अंदर, यहाँ पे ट्यूब में क्या होता है ना, मरकरी भर के रखा जाता है ना, तो बैरोमीटर से क्या होता है, प्रेशर मापना होता है, एयर ये क्या होता है, हम लोग किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। ठीक है मनीष, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक, और ये क्या होता है, लैब में रखा रहता है नॉर्मली, हम लोग सब जगह नहीं रखते हैं, एरिया वाइज कहीं कहीं पे रखा होता है, एरिया में तो होता ही होता होगा, लैब में होता है नॉर्मली। सर जनरल से, हाँ ये हो गया। एसएससीएल में भी 8 से 4 हो सकता है। रवि, रिवर के नीचे वर्क चल सकता है क्या? सर नहीं, अगर कोई नदी, बाबू ध्यान सुन लो, जिस देखो ये कोई नदी है ना, इस नदी से 15 मीटर इधर और 15 मीटर इधर, किधर भी दूरी हो, 15 मीटर के अंदर नीचे कोई काम नहीं होगा। सेफ्टी लैम्प माइंस में कहां रखा जाता है? सेफ्टी लैम्प माइंस में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जहां पर मतलब जैसे वर्किंग के पास में तो नहीं रखते हैं, और कोशिश करते हैं कि जहां पे व्यक्ति ज्यादा वर्किंग के पास रखता है, जहां पर ज्यादा व्यक्ति काम कर रहे हैं वहां पे रखते हैं, एट द हाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स जहां काम कर रहे हैं वहां पे, और कुछ सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, बहुत लोग माइनर स्टेशन पे भी रखना प्रेफर करते हैं। सर सेकंड एग्जाम में 9 नंबर, एक मिनट रुको, 9 नंबर में से एज ए सीएमआर 7.5 मीटर लिखा है, फेस से डट एज ए सेफ, नहीं वो जो तुम पढ़ रहे हो ना 7.5 मीटर 4.5 मीटर डेटा वहां पढ़ रहे होगे, वो अलग चीज है ना, वो एयर वेलोसिटी से रिलेटेड है, एयर वेलोसिटी है ना, एयर वेलोसिटी। आई थिंक सीएमआर नंबर 160 होगा, 160 एयर वेलोसिटी होगा, वो अलग है, वो अलग है, इसके साथ उसका कोई मैच नहीं। मैनोमीटर के बारे में बताइए, मैनोमीटर रंजन क्या होता है? देखो जहां पर मैनोमीटर क्या होता है ना, एक यूट्यूब होता है, फिर इसके बारे में हम लोग का टॉपिक ही है, हम लोग इसको पढ़ेंगे अपना क्लास में, जैसे क्लास में हम लोग करेंगे, इसका डायग्राम हम भेज देंगे आज आप यूट्यूब टेलीग्राम में या यूट्यूब आपका व्हाट्सएप में, इसको मैनोमीटर बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे जीरो होता है, इधर बढ़ा हुआ रहता है और इधर भी बढ़ा हुआ रहता है, मतलब यहाँ तक 10 20 30 ऐसे, यहाँ पर 10 20 30, इसमें भी सेम 10 20 30 ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, वाटर कॉलम का डिफरेंस हम लोग क्या करते हैं, इसका मेजरमेंट करते हैं कि कितना है। जैसे इसमें क्या होता है ना, इसमें एक पाइप के जरिए हम लोग क्या करते हैं, फैन घर में इसको लगा देते हैं, एक पाइप सेट करके पंखा घर में लगा देते हैं, पंखा घर के अंदर लगा देते हैं, जहां पर पंखा लगा हो, जहां पंखा घूम रहा है मेरा, ठीक है। अब ये पाइप क्या करता है, पंखा घूमेगा तो इसका हवा खींचेगा इधर, तो ये क्या होता है, प्रेस, इसकी वजह से क्या होता है ना, ये इसमें पानी भरा हुआ रहेगा तो पानी भी खिंचाएगा, तो इसका पानी धीरे से थोड़ा इधर ऊपर उठ जाता है, इधर थोड़ा डाउन चला जाता है, मान लो इधर 10 पे चला गया, इधर 10 पे उठ गया, तो टोटल प्रेशर डिफरेंस कितना आ गया, इधर 0 से 10, इधर 10, तो टोटल हो गया आपका डिफरेंस कितना आ गया, 10 10 मिला के 20, तो 20 mm का वाटर गेज इसको बोलेंगे। इसको मैं भेज दूंगा, समझ में आ जाएगा। मैनोमीटर, सर आप बोले थे 30 डेज का क्वेश्चन एक जगह रखिएगा, 60 डेज का क्वेश्चन एक जगह रखिएगा और 14 डेज का क्वेश्चन एक जगह रहेगा, ये सब कब होगा? बाबू राहुल देखो, एग्जामिनेशन का हम लोग का जो प्रिपरेशन का ना 2 पार्ट है, हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एक होता है प्रिपरेशन, एक होता है शार्पनेस। तो क्लासेस में अगर मान लो सब चीज में जो इंपॉर्टेंट डेटा अगर अभी दे दूंगा ना, तो बाकी लास्ट में क्या होगा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, और बाकी बच्चों को जो लेने वाला रहेगा लेके निकल जाएगा। तो क्लासेस में 2 चीजें, एक क्लास का तो एक अपना वैल्यूज है कि हाँ कुछ पढ़ाने के बाद सब चीज के बारे में पता चले कि हाँ ये चीज ऐसा था, तो एक बार हम लोग जो पूरा सिलेबस को खत्म कर देंगे उसके बाद, और दूसरा नंबर क्या है कि जो सारे बच्चे क्लास के साथ जुड़े रहे, तो ही ये दोनों चीज को देखते हुए इसको हम लोग क्लासेस का एंड टाइम, जब जैसे मान लो 5 to 6 मंथ जब होगा ना, तब हम लोग इसको शेयर करेंगे, अभी नहीं शेयर कर सकते हैं। ये 5वां से 6ठा महीना में आप लोग को मिलेगा, जब कम से कम टॉपिक कम से कम मोर देन 50% ज्यादा खत्म हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, 2 चीजें होगी, पहला नंबर में साफ साफ बोला कि जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट अपना लेंगे वो डाटा लेके निकल जाएंगे, उनको तो जरूरत ही नहीं पड़े फिर क्लास में आने का, है ना, तो ऐसा बात, इसलिए ऐसा। हाँ सर थ्योरी इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, क्या अभी अंडरग्राउंड में जनरली 3 वेंटिलेशन डोर रख सकते हैं, क्योंकि एयर रिवर्सिबल करने हाँ जरूरत हो सकती है? बिल्कुल दीपेश, देखो रखना तो एकदम चाहिए, लेकिन है नहीं कहीं पे, है ना, अफसोस वाली बात है कि बहुत कम जगह पे है, बहुत कम जगह पे है, रखना तो 3 डोर ही चाहिए,
लेकिन है बहुत कम जगह। मैनोमीटर और वाटर गेज एक ही है क्या सर? देखो, मैनोमीटर मतलब इंस्ट्रूमेंट हो गया है ना, मैनोमीटर का मतलब ये जो यू शेप देख रहे हो इसको बोलते हैं मैनोमीटर, है ना, ये मैनोमीटर है। और वाटर गेज मतलब इसमें जो पानी का जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसको वाटर गेज बोलेंगे। ये डीरो, हाँ, वो इसी को वाटर गेज बोलेंगे। जैसे ये 10, ये 20 मान लेता हूं मैं, तो ये वाटर गेज इसी को बोलते हैं, कोई अंतर नहीं होता। सही बोल रहे हैं, सही है, 20 इस तरह से जितना पानी वाटर गेज यही होता है। और क्या सवाल है? सर मैं जहां पीडीपीटी किया था वहां पे 3 वेंटिलेशन डोर था। बिल्कुल हो सकता है, बोला तो मैं कि बहुत कम है इसमें, सब जगह नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। कौन सा डिग्री था दीपेश तुम्हारा? इसीलिए। और क्या सवाल है बाबू? और किसी को सवाल है? अच्छा, एक बार मैं आप लोगों का माइक को इनेबल करूं क्या? देखो आप लोग कैसे बात करते हो, कितना हल्ला आता है। एक बार ट्राई कर। और किसी का सवाल है क्या? नहीं है तो मैं माइक को इनेबल करता हूं। नहीं करे? मैनोमीटर क्या काम करता है? एयर, देखो प्रेशर, जैसे देखो यहां, रुको 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 रुको, देखो यहां पे जैसे मान लो, यहां पे जैसे इस पाइप के जरिए हम लोग जोड़ दिया ना इसको पंखा घर में, तो पंखा इसको खींचेगा हवा को, तो पंखा खींचेगा तो प्रेशर यहां से खींचेगा, इसको ऐसे खींचेगा, तो ये जो पानी है ना इधर ऊपर उठ जाएगा। थोड़ा सा क्या होगा, पानी जैसे मान लो पानी 0 में था, ठीक है ना, तो तुम पानी देखोगे, जो तुम इसको पानी भर के रखे हो, तो पानी तुम देखोगे ये 10 था, यहाँ पे 20 था, तो पानी देखोगे ना तुम्हारा, बाई चांस मैं मान लेता हूँ कि पानी भर उठ के चला गया आपका, कहाँ पे पानी उठ के चला गया, यहाँ पे 15 पे चला गया, ऐसा 15 पर आ गया, इतना पानी आपका चला गया, यहाँ पे पानी इतना चला गया। और इधर तुम क्या देखोगे, पानी यहाँ पे घट गया इतना, ये जो पानी तुम 0 पे था ना, पानी घट के यहाँ पे आ गया इतना। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि हवा इधर खींच रहा है, और ये जितना हवा प्रेशर में खींचेगा उतना पानी ऊपर उठेगा। तो इसी से मेजरमेंट करते कि इसका प्रेशर कितना है, पंखा अपना कितना प्रेशर लगा रहा है, पंखा कितना प्रेशर से हवा खींच रहा है। तो टोटल कितना खींचा बताओ? टोटल खींचा आपका तुम्हारा यहाँ पे 15 और इधर है 15, तो टोटल कितना हो गया? इधर देखो 15 और इधर कितना 15, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 15 मिला के 30। तो 30 mm इसको बोलेंगे वाटर गेज। 30 mm का वाटर गेज, WG कितना है मेरा? वाटर गेज कितना है? 30 mm। तो पानी को जो मेजरमेंट होता है ना, पानी का कॉलम को वाटर गेज बोलते हैं, और इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं मैनोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम मैनोमीटर है, लेकिन पानी का कॉलम को बोलते हैं वाटर गेज, ठीक है। इसको अगर 9.81 से निकाल दोगे ना तो प्रेशर निकल जाएगा। P इक्वल टू होता है WG इंटू 9.8 इंटू 9.81, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो तुम्हारा इतना पास्कल का प्रेशर निकल जाएगा, ठीक है। माइक इनेबल, अच्छा देखते हैं एक बार, स्ट्रेंथ बैटल प्रोवाइड करता है या क्या? पम्मी तुम सवाल क्या भेजा, हमको समझ में नहीं आ रहा। थिकनेस ऑफ द आइसोलेशन स्टॉपिंग केविंग में आरसीसी ब्रिक होगा या नहीं? थिकनेस ऑफ द आइसोलेशन, हाँ बिल्कुल होगा। सर वाटर गेज प्रेशर इक्वल हो जाए, इसका क्या मतलब है? ऐसा हम कभी पढ़े नहीं यार, वाटर गेज प्रेशर इक्वल हो जाए ऐसा नहीं पढ़े हम। सर तो आप केबिंग और स्टोइंग का लिखवाए, ठीक है। सुनो, ये जो थिकनेस वाला जो चार्ट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, कर हम इसको ठीक करके ना, इसको और मॉडिफाई करके अच्छा से लिखवा देंगे, ठीक है ना। अभी इसको रहने दो, तो एक बार मैं इनेबल करके देखता हूँ सेटिंग्स अगर होता है तो कहीं से, ठीक है, देखता हूँ। स्टूडेंट कंट्रोल में जाता हूँ, देखता हूँ अगर हो पाए तो। अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक, एक बार बोलने का प्रयास करो तो। माइक को तो ऑन करो, ऑफ है। अरे तो ऑन तो करने बोले लो। मैं तो अलाउ कर दिया हूँ यार, आपका ही नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना, ना सेटिंग में नहीं है यार। तुम्हारा माइक को तुमको टर्न ऑन करना पड़ेगा अपने से। तुम्हारा नीचे देखो, स्क्रीन पे क्लिक करोगे ना तो ग्रीन कलर का माइक आ रहा होगा, पहले उसको ऑन कर लो, उसके बाद बोलो। दिख रहा है? स्क्रीन पे क्लिक करो, देखो नीचे ग्रीन कलर का माइक दिखेगा, उसको ऑन करो, उसके बाद बोल पाओगे।
हो रहा है ऐसा? अच्छा रुको, पिन डालना होगा, चलो मैं पिन डालता हूं। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, उससे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कुछ दिक्कत आ रहा है। छोड़ो हटाओ, अच्छा बात है यार, नहीं आ रहा तो भी अच्छा बात है। नहीं बोल पाते हो ना, बोलोगे ना बहुत डिस्टर्ब करेगा। चलो ठीक है, हटाओ, रहने दो, मत करो। और क्या था? अच्छा एक तो पोल करके देखते, रुको तो लाइव पोल देखते, कुछ पोल देने के लिए। बताओ तो कि जो हम लोग का ये होता है, जैसे मान लो कि हम 4 ऑप्शन दिए, ठीक है, कि कोई भी चीज का 4 ऑप्शन मान लो कि आइसोलेशन स्टॉपिंग का जो थिकनेस होता है ना, वो 1 मीटर है, 0.3 मीटर है, 0.2 मीटर है, 0.1 मीटर है। क्या आंसर करेक्ट होगा? पोल के माध्यम से दो तो पोल कुछ दिख रहा तुम लोगों को? देखो तो क्या आंसर दे रहे तुम लोग? वाह, पोल का भी एक ऑप्शन है, हम लोग पोल भी क्रिएट कर सकते हैं, इसमें एप्लीकेशन में दिया हुआ है। ठीक है चलो, ये सब ट्राई करते रहेंगे बीच बीच में, बहुत कुछ है। चलो, मजा आ गया। ठीक है बाबू, चलो बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। कल लाइव सेशंस में जुड़ो, टेलीग्राम में बुक्स के ऊपर बोलो, बुक्स वाला ज्यादा बेहतर हमको लग रहा है इस बार, थोड़ा मोटिवेशन बुक्स ये सब चीज के ऊपर यूट्यूब उस पर करो, देखो हम लोग उस पर करेंगे। ठीक है, हम एक मैसेज कर देते हैं, उसमें तुम लोग रिप्लाई